अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह यार, कैसे हैं? गुड गुड ठीक ठाक, ज़बरदस्त। और बताएं कैसे क्या बस चल रहा यार, है? बस चल रहा है यार, काम चल रहा है बस। अभी थोड़े से मतलब कॉर्पोरेट काम के साथ साथ थोड़ा सा शॉर्ट फिल्म्स की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दी है मैंने। तो उसमें कुछ स्क्रिप्ट चल रहे हैं, शॉर्ट हम्म, फिल्म्स हैं, कुछ कहानी है जो मतलब काइंड ऑफ राइटिंग हम्म। की तरफ है। तो अब थोड़ा सा अटेंशन वहाँ पे भी डाइवर्ट हुई है। तो मतलब अभी कमर्शियल्स को थोड़ा साइड रख के शॉर्ट फिल्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो यार रही है। साइड रख के नहीं, मतलब ये कि वो तो ऑफ कोर्स काइंड ऑफ ब्रेड एंड बटर, ये मतलब ये कि डॉट मोशंस या जो कॉर्पोरेट या उसमें डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिल्मिंग भी है। मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग काम है, मतलब ऐसा नहीं कि बोरिंग है। बट उसके साथ साथ मुझे लगा था आई थिंक लास्ट 1-2 साल में कि काफ़ी सेम तरह का काम हो गया। और इन दी मतलब इन शॉर्ट जब काम शुरू भी किया था तो जहन में यही था कि हम शॉर्ट फिल्म्स करेंगे या स्क्रिप्ट लिखेंगे और फिल्म्स करेंगे। तो वो काम थोड़ा साइड पे हो गया था फॉर सो मेनी रीजंस। मतलब एक नई कंट्री में आके आपको एक सही तरह से एडजस्ट करना, फिर सब कुछ करना, उसमें इट टेक्स टाइम। तो वो चीज़ें सब जो हैं वो थोड़ी सी साइडलाइन हो गई थी, बट दिमाग में हमेशा से थी, डेफिनेटली थी। तो वो अब लास्ट 1-2 साल से मुझे लगता है, लास्ट 1 साल तो स्पेसिफिकली काफ़ी जो है वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ है। तो अब मेरा दिन जो है मतलब ऐसा होता है कि हाफ डे गुजरता है कंपनी की तरफ, लाइक कॉर्पोरेट काम और वो सब की तरफ, और फिर हाफ मेरा टाइम जो है मैं स्क्रिप्ट राइटिंग या स्टोरी राइटिंग या उसमें जो भी इसमें एंगेजमेंट रहती है। वैसे मुझे लगता है यार स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ काम करने की, मगर जब मैं लिखने बैठता हूँ ना तो मैं ब्लैंक होता हूँ। मुझे कोई दे दे थोड़ा सा, आप एक स्टार्ट दे दे, वहाँ से मैं लेके चला जाऊँगा। स्क्रैच से स्टार्ट करना मुझे थोड़ा सा लगता है बहुत मुश्किल है। यार बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली। मतलब ये कि हर बंदे का अलग प्रोसेस है। मतलब मेरा कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खुद भी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। लेकिन जितना मैंने अपना भी ऑब्जर्व किया है, ये देखा है, उसमें क्या है कि आपके पास या तो कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब दो तरह के मुझे लगता है लोग होते हैं, दो तरह ड्रिवन होते हैं। या तो कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं स्टोरीज, या फिर वो प्लॉट ड्रिवन होती है। यानी कि आपके पास या तो कहानी हो पूरी, आपको बताओ कि मेरी ये कहानी है, उसमें ये पूरा आपका स्टार्ट से एंड तक आपको बताओ, फिर आसान होता है। या फिर आपके पास कैरेक्टर हो या कैरेक्टर्स हों, उसको फिर आप जो है अपनी सिचुएशंस में डालो और देखो कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो मतलब मेरा जो प्रोसेस है, या जो मैं जिस तरह से शुरू किया है अभी, मतलब वेरी रिसेंटली, अगेन कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे लगता है कि कैरेक्टर वाइज मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कैरेक्टर्स को सोच के उनको फिर डिफरेंट सिचुएशन में डाल के और देख के कि वो कैसा बिहेव करते हैं, वो आई थिंक वहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है। अगेन आई थिंक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप शॉर्ट फिल्म लिख रहे हो या फीचर लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो इसके अंदर तभी एक पूरा स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा उसको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है, लाइक एक्ट 1 है, एक्ट 2 जो भी। तो उसको आप ब्रेक डाउन करके अगर करोगे तो फिर ईजी रहता है आई थिंक। और अगेन एक मेंटोर अगर आपके साथ हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आई थिंक लिख ही लोगे। तो मुझे ये बताएं कि भाई अभी आप फिल्म मेकिंग में कंप्लीटली फिल्म मेकिंग, ओके, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब पहले एक बंदा जो एक यूफोन में काम करता था, एक कॉल सेंटर का लड़का, कहीं से लेना देना नहीं है फिल्म मेकिंग, दूर दूर तक कुछ पता नहीं है, कैसे यहाँ आना हुआ यार? थोड़ा सा इन शॉर्ट ट्राई करूँगा बताने की। आई थिंक हम जैसे मतलब काफ़ी साल पहले जब मैं यूफोन में था, तो यूफोन में मतलब मुझे बहुत शौक था फोटोग्राफी करने का, काफ़ी शौक था मतलब। लेकिन मैं शुरू में कैमरा नहीं था, चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं था, तो आई थिंक बस ऐसे सोचते ही थे। फिर एक टाइम ऐसा था जब कुछ पैसे जमा हुए थे मेरे पास, तो मैंने और मेरा एक दोस्त था बिलाल, हम दोनों ने एक साथ जो है एक कैमरा लिया, और वो कैमरा था कैनन 550D। उससे हमने शुरू किया पिक्चर्स लेना। अब चूंकि हम यूफोन में होते थे, और यूफोन में हर महीने 2 से 3 इवेंट्स वहाँ पे लाजमी होते थे। अच्छा, कैमरा लेने का वजह ये तो नहीं थी कि एक टाइम पे ना मशहूर थी एक बात, हाँ, कि दो लोगों के पास बच्चियां बहुत होती हैं, या तो कैमरा वाले के गिटारिस्ट या फोटोग्राफर, तो ये वजह तो नहीं थी? नहीं, ये वजह नहीं थी। हम लोगों ने ना देखी थी 3 इडियट्स। उस जमाने में 3 ओहो, इडियट्स मूवी आई जबरदस्त। थी, हाँ और हाँ हाँ उसमें एक कैरेक्टर था फरहान का। हाँ हाँ, तो उससे हम लोग बहुत इंप्रेस हुए थे, वाइल्ड बाकी लाइफ बड़ा एक फोटोग्राफर। इंस्पिरेशन थी। तो हमने बोला यार, हमने बहुत सोचा कि हम लोगों की क्या इंस्पिरेशन है, ऑनेस्टली इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। तो फिर हम लोगों ने बोला यार हम भी कैमरा लेते हैं और ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने अपने जमा किए पैसे और हमने कैमरा लिया, जो कि बड़ा बेसिक सा कैमरा था। उससे हमने फोटोग्राफी स्टार्ट की। फोटोग्राफी अगेन यूफोन के अंदर इवेंट्स होते थे, कोई बर्थडे पार्टीज हो रही हैं या फिर कोई गैदरिंग है, कोई आउटिंग्स हैं, तो उसमें जाके फिर हम लोग पिक्चर्स लेते थे। फिर वो पिक्चर्स अच्छी होना शुरू हो गई, तो फिर हम लोग प्रॉपरली, हम दोनों जो दोस्त थे, हमें फिर प्रॉपरली असाइन होना शुरू हो गया कि आप जो है
ये आपका स्केड्यूल है, आप यहाँ पे इवेंट्स हैं, यहाँ पे हैं। अच्छा, फिर छुट्टी भी मिल जाती है ना ऑफिस से, मज़ा भी आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छुट्टी वट्टी सब ईजी आराम से हो गया। तो हम लोग फिर जो है वो उसमें वहाँ थोड़ा अच्छा हो गया। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा है कि फिर मैं हम टीवी के एक ड्रामा का शूट था, ड्रामा का नाम मुझे याद नहीं, उसमें सबा कमर थी, उसमें अच्छी कास्ट थी बहुत। तो मैं उसके BTS के लिए गया था। मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ पे जाके ऐसे BTS करो। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा फिल्म किस तरह शूट होती है, या मतलब ड्रामा किस तरह शूट हो रहा था। वो कैमरा से डायरेक्टर है, एक DOP है, सब। तो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम, स्टिल्स की बात हो रही है अभी ये। मैंने BTS किया था, मतलब वो उनकी प्रॉपर ड्रामे की शूट चल रही थी और मैं सिर्फ BTS वीडियो BTS नहीं पिक्चर्स BTS, स्टिल BTS, हाँ सिर्फ पिक्चर्स। मैंने वीडियो कभी नहीं किया था उस वक्त। तो जब मैंने वो देखा मुझे लगा यार बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग काम है। मतलब एक कैमरा रोल होता है और उसमें फिर एक्शन है और एक्टर है, उसके जब वो जो इन रिकॉर्ड है उससे पहले बाद जो है वो पूरा कट हो जाता है। मुझे बड़ा मज़ा आया उसमें देख के। तो फिर हमने ये सोचा कि यार उसको थोड़ा सा कैरी ऑन करते हैं। फिर एक काफ़ी टाइम के बाद फिर एक शॉर्ट फिल्म सोची थी, जो कि खैर बड़ी बेसिक सी शॉर्ट फिल्म थी, स्ट्रॉबेरी नाम था उसका। और उस पे हमने जो है वो पूरा एक्सपेरिमेंट किया, सारे पैसे लगाए अपने भी दोस्तों से लेके। तो ये सारी बात पाकिस्तान की हो रही है? ये सब पाकिस्तान की बात हो रही है। मैं जब यूफन में ही था, मतलब ऐसा काइंड ऑफ पार्ट टाइम मैंने ये सारा काम शुरू कर दिया था। और फिर वो स्ट्रॉबेरी फिल्म बनी, उसमें काफ़ी सारे पैसे लगे। हमने उस वक्त जो भी हमें लगा कि अच्छी कास्ट है उसको हायर किया। एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो था, तो लोगों ने रेंट भी डबल चार्ज किया, जो भी रेंटल था वो सारा, मतलब बड़ा काफ़ी पैसा लगा। बाद में स्ट्रॉबेरी खट्टी तो नहीं मतलब वो नहीं चली एक्चुअली, वो कहीं भी नहीं चली ना, वो प्रॉपर कट हुई, मतलब वो आई डोंट नो कहाँ है, अभी भी प्रॉपरली नहीं बनी वो। तो वो सारा का सारा पैसे भी ज़ाया हुए। फिर मुझे अपना कैमरा बेचना पड़ गया उसी के चक्कर में, क्योंकि उसके पोस्ट के लिए मुझे चूँकि एडिट नहीं आता था उस वक्त, तो एडिट करवाने के लिए भी पैसे देने थे। तो वो सारा उसमें गया, कैमरा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया उसमें। इनफैक्ट मेरी 2-3 हम लोगों की बात हुई थी चैनल से भी, जो कि उन्होंने कमिट किया था कि हम इसको चलाएंगे, लेकिन वो फिर कहीं नहीं चली। तो उसके बाद मैंने एक्चुअली फिर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया था। अरे वाह। मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया था अपनी स्टडीज़ के लिए, काइंड ऑफ मैं जाके वहाँ पे फिर रहूँगा, काम करूँगा। तो मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था, एक यूफन में ही थे जब तक, तो मेरा वहाँ रिजेक्शन हो गया था। 6 महीने तक वो मेरा केस रहा वहाँ पे, एंड उसके बाद फिर वो मुझे वीज़ा नहीं मिला। तो जब वो नहीं मिला तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं दोबारा अप्लाई करूँ वहीं पे, या फिर मैं कहीं और जाऊँ। तो फिर मुझे लगा कि यार दुबई एक बड़ा सेफ़ और ईजी ऑप्शन है, क्योंकि एक तो है करीब, और खर्चा कम होता था उस टाइम, अभी भी खर्चा कम होता है। तो आप आराम से आके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और आप आके ट्राई आउट कर सकते हो, नहीं चला तो वापस चले जाओ। तो मैंने बोला यार मैं दुबई आता हूँ। फिर मैं एक विज़िट वीज़ा लिया 1 महीने का, और फिर मैं दुबई आ गया। जब मैं दुबई आया तो फिर मुझे 1 महीना लगा कि बहुत कम है जॉब सर्च के लिए या जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन फिर वो मतलब मैंने बड़ी जॉब ढूंढी, स्ट्रगल की। मतलब मैं बड़ा मम्मी डैडी बच्चा था कराची में। मतलब मैं बस में नहीं बैठा कभी कराची में होते हुए, मैं हमेशा या तो रिक्शा में या टैक्सी में, हमेशा। मतलब मैं 1 या 2 बार बस में बैठा। मतलब ऐसा मैं बिल्कुल पैम्पर्ड घर का बच्चा था, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में। तो वो बड़ा एक ईजी लाइफ थी, और मैं यूफन में भी अच्छी जगह ही था, मतलब एक अच्छी पोजीशन थी। और मैं बात कर रहा हूँ मतलब आज से कोई 15 साल पहले, उस वक्त तक मेरी सैलरी 85,000 आती थी। मतलब बहुत सारी पैसे थे वो पाकिस्तान में उस वक्त के हिसाब से। 85 बहुत होते थे, बहुत थे, मतलब 15 साल पहले। और वो इतने होते थे कि हम, और ना मेरे पास कोई जिम्मेदारी थी घर की ना कुछ था, तो वो पैसे खर्च कर करके भी ख़त्म नहीं होते थे। तो वो एक ऐसी चिल्ड लाइफ थी। फिर जब मैं दुबई आया तो यहाँ पे एक पूरा एक 360 डिग्री डिफरेंट लाइफ है। मैं बेड स्पेस पे जाना, वो सब कुछ, वो सारा एक्सपीरियंस ये सब करते हैं हम लोग। तो वो एक बड़ा डिफरेंट था। बट मैं उसमें लगा रहा। इन दी एंड जब 30 दिन पूरे होने वाले थे, तो फिर कोई उम्मीद नहीं थी। तो फिर मैं एक दिन बड़ा एक वो है कि मतलब एक दिन मैं एक्चुअली मैं बर्दुबई में था। मतलब मैं जब रहा था यहाँ पे, तो मैं बेड स्पेस पे यहाँ रहा था बर्जुमान में। तो वहाँ पे मैं एक दिन, मतलब जॉब सर्च करने के लिए आप डेली निकलते हो सुबह। मतलब उस वक्त भी ऐसा ही होता था कि आप सुबह निकलो, अब जाओ जॉब सर्च करो, ढूंढो, इंटरव्यूज़ दो, CV ड्रॉप करो, जहाँ पे भी ट्राई करो। अगर आपको मिली जॉब, नहीं मिली तो वापस आओ, डेली ट्राई करो, ना कोई वीकेंड ना कुछ। तो वही यही था कि सुबह से शाम तक जाना, वॉक इन करना, CV ड्रॉप करना, लोगों से मिलना, ट्राई करना, फ़ोन कॉल्स करना, ईमेल्स करना, दिन की 60-70 ईमेल डेली, वो एग्जैक्टली सेम रूटीन फॉलो करना। तो मुझे जॉब नहीं मिली, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया था। फिर मैं एक दिन एक्चुअली लिटरली मैं वॉक कर रहा था नीचे, दुआ कर रहा था कि यार कहीं जॉब मिले। तो मुझे एक अंकल ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उन्होंने बोला कि बेटा तुम जॉब ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों अप्लाई नहीं करते HBL में? HBL पाकिस्तानी नासिर स्क्वायर पे जो था? नहीं, बर्दुबई में।
बट दुबई में बैंक स्ट्रीट में। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते। मैंने कहा मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला आओ मेरे साथ। तो मुझे वो लेके गए ऊपर और उन्होंने मुझे बिठाया HR मैनेजर के सामने। उन्होंने बोला कि ये लड़का है और ये बहुत अच्छा बच्चा है, हालांकि मुझे कभी नहीं मिले थे, और तुम इसका इंटरव्यू करो, उसको जॉब चाहिए। खैर मेरा वहाँ इंटरव्यू हुआ। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उस बंदे ने, जो HR के मैनेजर थे, उन्होंने पूछा यार तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, ये वो। तो मैंने पूरा बताया यूफोन का, और मेरा यूफोन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था उस वक्त तक, मतलब बहुत एक्सपीरियंस था। मैं टीम लीडर रहा था, फिर WFM में टीम लीडर रह के आया था, प्लस सारे एम वाले काम हम लोग सब करते थे। तो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसकी बेस पे उसने फिर मुझे बोला कि, मैंने बोला यार मैं जॉब तो वो करता हूँ, लेकिन अब मैं मीडिया की जॉब ढूंढ रहा हूँ, लाइक कोई फोटोग्राफर या कोई ऐसी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उसने फिर मेरी स्ट्रॉबेरी फिल्म देखी। तो मेरे पास वक्त लैपटॉप में वो फिल्म तैयार होती थी, तो मैंने उसको दिखाई वहाँ पे। उसको बहुत अच्छी लगी। उसने बोला यार तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है, बहुत तुमने अच्छा काम किया। तो फिर उसने मुझे बोला कि तुम जो है जॉब तुम्हें मिल भी जाएगी ना, तुम भाग जाओगे, तुम नहीं करोगे जॉब, क्योंकि तुम यहीं पे जाओगे। खैर मैंने उसको बोला नहीं मैं नहीं भागूंगा, जॉब दे दो ये वो। तो उसने फिर मेरा डायरेक्टली इंटरव्यू करवाया शारजा में। तो मैं नेक्स्ट डे गया शारजा में मैं गया, मेरा बेसिक सा इंटरव्यू हुआ और मुझे जॉब ऑफर कर दी। फिर मैं आ गया पाकिस्तान, इंटरव्यू हो गया, उन्होंने बोला कि हम आपको लेटर भेजेंगे या ईमेल करेंगे। फिर मैं पाकिस्तान आ गया। फिर पाकिस्तान आया, मेरी जॉब नहीं हुई थी यूफोन कहीं पे भी, और मैंने आके रिज़ाइन कर दिया यूफोन से। पाकिस्तान में रिज़ाइन जाके मैंने बोला यार मेरी जॉब हो गई और मैं जा रहा हूँ। और मैं रिज़ाइन किया और मैं आके घर बैठ गया। फिर तो जब मेरी जो लास्ट डे था यूफोन का, लास्ट वर्किंग डे, उसके 3 दिन बाद ही मुझे ईमेल आ गई HBL से, बल्कि कॉल आई कि आपका जो है वो हम लेटर भेज रहे हैं और आप यहाँ पे आ जाएं। खैर बड़ी अच्छी न्यूज़ थी वो। तो फिर मेरी जॉब लेटर आ गया मुझे, और फिर मैंने फ़्लाई किया शारजा। तो मेरी पहली जॉब थी शारजा में। HBL का कॉल सेंटर बहुत छोटा कॉल सेंटर था, बहुत ही बेसिक कॉल सेंटर। यहाँ तो नहीं था बस कॉल सेंटर शारजा एक्सपो पे? ये था यहाँ पे रोला स्ट्रीट पे। ओके। रोला स्ट्रीट पे कोई और कॉल सेंटर नहीं है, वो एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर HBL के पास था। ओके मुझे लगता है शायद उस बिल्डिंग में आज ना FM का ऑफिस है शायद, पता नहीं, शायद, आई थिंक। खैर वो बड़ा बेसिक सा ऑफिस था। उसमें मतलब मैं आया था कॉल सेंटर से जहाँ पे 500-600 लोग एक साथ काम करते थे। उनको मतलब मैंने काइंड ऑफ एक साथ आप शिफ्ट के अंदर 300-400 लोगों को मैनेज कर रहे होते। तो मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस था। जब मैं यहाँ आया तो मैं एज एन एजेंट आया, तो मेरा डाउनग्रेड हुआ, कंप्लीट डाउनग्रेड था। और उसके बाद बड़ी बात है कि उस पूरे कॉल सेंटर में 3 लोग थे, एक मॉर्निंग, एक इवनिंग, एक नाइट में। और मोटिवेशन भी कोई नहीं है यार, जीरो। मतलब कोई ना, सैलरी अच्छी थी, सैलरी बड़ी बेसिक थी, 5500 सैलरी थी उस वक्त। और काम जो है वो बहुत टाइट था। मतलब कौन से सन की बात है ये? बात है आज से 10 साल पहले की, और 2012 की 2012-11 की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें मतलब मेरी जॉब लग गई वहाँ पे। ऑफ कोर्स मैं कॉल सेंटर में जॉब लग गई, लेकिन मैं बड़ा बुरा फील करता रहा, क्योंकि यार एक तो वो कॉल सेंटर का माहौल इतना अच्छा नहीं था। वहाँ पे 6-7 अंकल टाइप लोग थे लिटरली, जो मतलब बड़े चिल थे। तो वो कोई मोटिवेशन या कुछ ऐसा स्पार्क था नहीं। सबसे छोटा शायद मैं ही था उसमें। तो वो सब के सब जो है वो अपनी लाइफ के एक्सपैन गुजार के वो चिल हो चुके थे। तो उसमें मुझे बड़ा इरिटेशन थी यार कि ये क्या है। ऊपर से जो मेरा मैनेजर था वो बहुत ही उसको मुझसे बड़ी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी थी या क्या था, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कम था। मतलब वो मुझे जो पूरा दिन मेरी जो वो लेता था भाई, ऑनेस्टली फ़ोन कॉल नहीं करने दे रहा था मुझे। मतलब मैं वो TL था, मतलब मैं टीम लीड था यूफोन में, और मेरे अंडर में एक साथ जो है वो 200-300 लड़के होते थे, और उनको हम अलाउ करते थे कि ब्रेक लो ना लो। अब मुझे जो है उससे ब्रेक लेना पड़ती थी, और वो बहुत फर्क पड़ता है यार, बहुत फ़र्क था। मतलब वो बड़ा ख़तरनाक सा मैनेजर था। तो खैर वो जो है वो बड़ा एक ख़तरनाक टाइम गुजरा। उस टाइम पे मैं क्या करता था, मुझे पता था कि मैंने यहाँ से निकलना है, मतलब ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीने गुजारना है, यहाँ से भागना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके मैं क्या करता था, मैं सुबह मेरी शिफ्ट होती थी अगर शारजा में, तो मैं शाम में विदाउट एनी रीज़न बस पकड़ के दुबई आता था। मुझे पता रहा दुबई में ही है सब कुछ, शारजा में अभी माहौल ठंडा है, दुबई आना पड़ेगा, गाँव है शारजा। हाँ, तो मैं जो है वो दुबई आके फिर मैं लोगों से मिलता था। अब लोगों को मैं जानता नहीं था, तो मैं ट्राई करता था मैं कैसे मिलूँ, कोई मीडिया का बंदा हो, जो भी हो। उस टाइम पे डुबिज़ल बड़ा इन था, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत इन था। तो मैं डुबिज़ल पे अप्लाई करता रहता था, लाइक वो जॉब के लिए या कुछ भी के लिए। तो एक दिन जो है वो मुझे मिस कॉल आई। मैं कॉल भी था कॉल सेंटर में, मैंने कॉल बैक किया उसको अपनी शिफ्ट के बाद। तो वो बंदा था, उसका नाम था लूकस, और वो बहुत ही
अच्छा बंदा था। ये वही लूकस तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ, कौन सा वाला लूकस? जो फिलिपिनो टाइप का है? हाँ बिल्कुल वही लूकस है। ओके। उसने उसकी मिस कॉल थी, मैंने कॉल बैक किया तो उसने मुझे बोला कि तो मैंने बोला भाई मुझे कॉल आई थी संबर से और मैंने मिस की है। तो उसने बोला तुम वीडियो बनाते हो? मैंने कहा मतलब मैंने कहा हाँ यस। तो उसने बोला कि ठीक है कल इवेंट है एक शाम में और तुम जो है इसमें आ सकते हो। कितने बजे इवेंट है? 8 बजे। मैंने कहा परफेक्ट, 6 बजे 5 बजे मेरा ऑफ होगा, बस पकड़ूंगा और मैं जाऊँगा। जब मेरे पास कोई कैमरा कुछ नहीं था, मैंने उसको बोला मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है लेकिन मैं आ सकता हूँ। उसने बोला मसला नहीं, इक्विपमेंट है हमारे पास, तुम आ जाओ, बस बंदा चाहिए, इक्विपमेंट है। मैंने कहा ज़बरदस्त। अच्छा कीप इन माइंड कि मेरा उस वक्त एक्सपीरियंस सिर्फ एक कैनन 550D का था, तो मैंने कभी भी उससे ज़्यादा बड़ा कैमरा इस्तेमाल नहीं किया था। तो मुझे कुछ नहीं पता था यार बड़े कैमरा कैसे होते हैं, क्या होता है। और मैंने बहुत बेसिक वीडियो किया था, स्ट्रॉबेरी शूट किया था उस वक्त तक, बट अगेन 550D से शूट किया था। बड़ा बेसिक कैमरा है, लेंस उसका चेंज नहीं होता, एक ही लेंस है, फिक्स लेंस। तो मेरा वो लेंसेज का आइडिया कुछ नहीं था मुझे। खैर मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, नहीं सॉरी नेक्स्ट डे नहीं पहुंचा। उसने मुझे बोला कॉल पे, उसने मुझे बोला कि ठीक है तुम आ सकते हो। मैंने कहा आ सकता हूँ। उसने बोला क्या चार्ज करोगे? अब मेरी सैलरी थी 5000 शारजा पूरे महीने की। मैंने बोला यार मैं क्या बोलूँ उसको, मिले नहीं मिले। मैंने कहा मैं 1000 दिरहम चार्ज करूँगा। सही है। उसने बोला हाँ 1000 पर आवर, बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला यार ज़बरदस्त। और उसने बोला सही है, 3 घंटे का इवेंट है। 1000 पर आवर और 3 घंटे का इवेंट है। मैंने कहा यार बेस्ट है। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, 3000 की मेरी बात हुई उससे। पहला इवेंट था मेरा। मैंने बोला यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब मैं पूरा महीना यहाँ पे, ये नशा तो अलग ही है। पूरा महीना इस बंदे को झेल के, जो मेरा मैनेजर है जो मेरी पूरे दिन लेता है भाई, तो उसको मैं झेल के 5000 कमाता हूँ। तो ऑन दी अदर हैंड, और ये शौक भी नहीं है मेरा, ऑन दी अदर हैंड 3000 मुझे मिल रहे हैं, प्लस मज़े का काम है और जो करना वही है। मैं पहुँच गया। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये पूरा सच वाक़या है, कोई इसमें वो नहीं है एडिशन। तो मैं गया तो उसने मुझे बोला, उसका ऑफिस है एच होटल में। एच होटल जो यहाँ शेख जायद पे है, बहुत कमाल की लोकेशन है। क्या आजकल वहाँ कैंडोल काम करता है। अच्छा ओके। तो बड़ा ही लश लोकेशन है। तो भाई वो मैं गया ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट टाइम गया किसी इतने बड़े होटल में, तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया, इतना ज़बरदस्त ऑफिस। उनका पूरा फ्लोर था उनके पास ऑफिस टावर में। मैं जब अंदर गया तो उनके ऑफिस के अंदर इक्विपमेंट आई मैक की स्क्रीन्स, आई मैक बड़े बड़े रखे हुए सारा, तो मतलब लेविश माहौल था वहाँ पे। तो मैं तो बड़ा खैर ओवरवेल्म सा हो गया। उसने मुझे बोला कि बस कैमरा उठाओ और चलो। कौन सा लोगे कैमरा? अब मुझे कौन सा कैमरा मुझे पता, वहाँ रखा था 1DX कैमरा होता था, कैरन का भी है। मार्क 1 उस वक्त आया था। तो 1DX कैमरा था, वो बड़ा हैवी कैमरा था 1DX, और 3-4 लेंस रखे थे। मैंने फर्स्ट टाइम लेंसेज देखे इतने सारे। मैंने एक लेंस उठाया और कैमरा उठाया 1DX और मैं साथ चल दिया उसके। पहुंच गया इवेंट पे। जब मैं इवेंट पे पहुंचा तो उसने बोला सही है शूट करो। तो मैंने चेक किया तो मैं बैटरी लाना भूल गया था और मेमोरी कार्ड भी नहीं लाया था। तो मैंने उसको बोला कि मेमोरी कार्ड और बैटरी तो लाया नहीं हूँ। तो उसने बोला तो तुम्हारी काम था, तुम लेके क्यों नहीं आए, वापस जाओ और लेके आओ। मेरे पास जेब में थे 20 दिरहम ऑनेस्टली। अब मैं गया वापस टैक्सी में और मैंने उस बंदे को बोला, टैक्सी वाले को, मैं 20 दिरहम है। उसने मुझे बोला सही है दो। पाकिस्तानी बंदा था, उसने मुझे जाने दिया। मैं ऊपर गया, बैटरी पकड़ी, मेमोरी कार्ड पकड़ा, फिर वापस आया। वापसी के पैसे नहीं थे, दोबारा टैक्सी की, उसको बोला पैसे नहीं है। उसने बोला गालियाँ दी 2-4 और चला गया वो। मैंने वाकई विदाउट पैसे में टैक्सी में बैठा। फिर मैं आया इवेंट में। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे इवेंट में आया। एक मिनट रुकूं यहीं पे। उसने बोला इक्विपमेंट हमारे पास है, ठीक है। तो इक्विपमेंट जब दे रहा है वो बंदा, तो बैटरी मेमोरी कार्ड क्यों नहीं दे रहा? नहीं उसके ऑफिस में है। हाँ नहीं उसके ऑफिस में हम भूल गए। मैं दोबारा बताऊँ, अगर हुआ क्या कि उसने मुझे बोला कि इक्विपमेंट है हमारे पास, तो कौन सा इक्विपमेंट लोगे पिक कर लो। ठीक है। मैंने कैमरा उठाया 1DX। अब मैंने फर्स्ट टाइम भी कैमरा देखे थे, मेरा एक्सपीरियंस है छोटे कैमरा के साथ। हाँ। तो मुझे नहीं पता यार, बैटरी भी चेक करनी होती। मैं चूंकि प्रोफेशनल नहीं था, मुझे वो सारी जो बेसिक एटिकेट्स है कि बैटरी चेक करो, चार्ज है नहीं है, मेमोरी कार्ड है, स्पेस है नहीं है, तो वो कुछ नहीं पता था। तो मैंने बस कैमरा उठाया, एक लेंस उठाया और मैं आ गया। तो जब मैं पहुंचा इवेंट पे तो ना मेमोरी कार्ड और ना उसमें बैटरी। और उसमें मेमोरी कार्ड भी CF लगता है, बड़ा लगता है CF वाला। हाँ एग्जैक्टली 100%। तो वो लगता है CF कार्ड। हाँ। तो मैंने उसको बोला कि बैटरी, और मैं वो तो भूल गया। उसने बोला कि वापस जाओ लेके आओ। मैं गया वापस, टैक्सी का सारा जो मैंने बताया वो सारा हुआ। फिर मैं मेमोरी कार्ड और बैटरी लेके वापस आया। जब मैं इवेंट में वापस आया, वो इवेंट था ब्लैक ओपीएम का, ये जो YSL परफ्यूम है, ब्लैक ओपीएम का। वो ब्लैक ओपीएम का लॉन्च था उस वक्त। उनका एक नया परफ्यूम लॉन्च हो रहा था और वो DIFC में परफ्यूम था और फुल ऑन वहाँ पे जो ना एक बड़ा अच्छा इवेंट था। मेरे लिए तो बड़ा एक नया इवेंट था। तो मैंने भाई वहाँ पे, अब मेरे हाथ में, मैं दोबारा पहुँचा इवेंट में, मेरे पास एक कैमरा था, एक बैटरी और एक मेमोरी कार्ड था। बैटरी मैंने डाल दी, मुझे मेमोरी कार्ड नहीं पता कहाँ डालना है। तो मैं, अब मेमोरी कार्ड मेरी जेब में और मुझे नहीं पता कहाँ डालना है। इवेंट स्टार्ट है और मेरे साथ लूकस मुझे बोल रहा है कि शूट करो, और मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं शूट कर रहा हूँ और मेरे पास, मुझे वो बैटरी का कार्ड डालना नहीं आता। खैर मैं वो किया। जब वो उधर हुआ तो मैंने
दूसरा फोटोग्राफर था, मैंने लगा यार कार्ड कहाँ डलता है, उसने बोला भाई यहाँ डलता है, तो उसने मुझे कार्ड डाल के दिया। फिर मैंने वीडियो शूट किया वाला, और वो अच्छा शूट हुआ, अच्छा शूट हुआ, मतलब वो मैंने पूरी जान लगा के उसमें बड़े सारे शॉट्स जितने भी हो सकते थे वो सारे शॉट्स लिए, सब कुछ करके फिर मैं वापस आया। अच्छा, मैंने फिर वो उसने मुझे वहीं कैश दिया डे एंड पे, उसने बोला ये तुम्हारे 3000 खत्म। मैंने बोला यार जबरदस्त। मैं वापस आया खुश, मैं रात को एडिट पे शुरू बैठा। अब मुझे एडिट करना नहीं आता था, अब मैंने कभी एडिट नहीं किया था पहले, थोड़ा सा आता था, मतलब कोई बड़ा एडिट नहीं किया था, मतलब बेसिक्स थी, बेसिक्स भी मुझे पता थी, मतलब देखी थी मैंने, क्योंकि जब मैंने स्ट्रॉबेरी शूट की थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त जो उसका एडिट हो रहा था मैं साथ बैठ के करवा रहा था, मतलब वो एक बंदा था जो एडिट करता था, मैं देखता था उसको, तो मुझे देख के कि क्या होता है, कहाँ लगता है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था। तो मेरे पास लैपटॉप था, मैंने उस पर प्रीमियर इंस्टॉल किया, प्रीमियर मैंने करना शुरू किया एडिट, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं आता था। मेरे एक रूममेट थे फुरकान भाई, उन्होंने मुझे बोला यार मैं तुम्हें करा के देता हूँ। उन्होंने मुझे साथ में हेल्प किया, थोड़ा सा ट्रांजिशन डाली ये वो, और मैंने 1 मिनट की वीडियो बनाई बहुत अच्छी सी, मैंने उसको भेजी, उसको बहुत अच्छी लगी, जो लूकस था उसके बॉस को बड़ी अच्छी लगी, उसने बोला कल तुम आओ मिलने हमसे। मैं नेक्स्ट डे शाम में गया, और उसने मुझे बोला कि यार तुम ना मेरे बॉस से मिलो। उसके बॉस ने मुझे बोला कि हाँ तुम कहाँ जॉब करते हो। मैंने कहा यार फ्रीलांस भी करता हूँ और बैंक में भी जॉब करता हूँ। उसने मुझे बोला कि क्या सैलरी, क्या तुम कमाते हो। मैंने कहा यार, मैंने ऐसे ही बोल दिया अनशन कि मेरी 5000 सैलरी है, प्लस मैं इतना ही और कमा लेता हूँ फ्रीलांस से। तो उसने बोला तुम क्या लोगे। मैंने कहा मैं 15,000 लूँगा सैलरी। मैंने लगा कुछ भी बोल दो, बोलने में क्या सही है। तो उसने बोला नहीं 15,000 तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा फिर, उसने बोला 13,000। मैंने कहा यार, मैंने बोला मैं सोच के बताऊँगा। मैंने बोला कल बताऊँगा। मैंने यार फ़ौरन हाँ नहीं करना। मैं घर गया, मैंने बोला भाई ऑफ कोर्स यस ही यस है। तो मैंने उसको फिर यस किया, और अब मैंने यहाँ ज्वाइन करना था। अब ज्वाइन करने में मुझे बैंक छोड़ना था। बिल्कुल है। बैंक छोड़ने में एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं वहाँ पे भी था नोटिस पीरियड पे, और उन्होंने मेरा वीज़ा प्रोसेस में डाल दिया था, यानी कि मेरा वीज़ा आ गया था, मेरा वीज़ा स्टैंप हो गया था। अब जब वीज़ा आपका स्टैंप हो जाए तो बैंक आपको छोड़ने में, मतलब एक जॉब छोड़ने में आपको थोड़ा लगता है टाइम, पंगा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो जो मेरा मैनेजर था उसने बोला नहीं तुम तो नहीं जा सकते, मतलब तुम तो यहाँ पूरा अपना 1 साल गुजारोगे, हमने वीज़ा पे इन्वेस्ट किया है, ये किया है, तो तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरी जॉब तो हो गई है। तो उसने बोला तुम नहीं जाओगे, और लिटरली उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें देखता हूँ तुम कैसे काम करते हो यूएई में, मैं तुम्हें बैन लगवाऊंगा। अच्छा, मुझे सिर्फ 3 महीने हुए थे यूएई के अंदर, मैं बहुत ही, मुझे तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता थे, तो मैं काफ़ी थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ मेरे लिए। मैंने उसको बोला भाई कि एक मेरी जॉब मुझे अच्छी खासी मिली है, और वो 3 गुना सैलरी ज़्यादा है उसकी, तो वाई नॉट के मुझे तुम अलाउ करो। खैर उसने मुझे बोला नहीं तुम नहीं करोगे अलाउ, और तुम जाओ वहाँ पे HR मैनेजर के पास, और उससे जो है तुम डिस्कस करो अपना मैटर, क्योंकि तुम्हें भी हायर किया हमने, और अभी तुम एक एम्प्लॉई पे इन्वेस्टमेंट होती है। सही है। और इतनी जल्दी तुम नहीं छोड़ सकते, और मतलब काफ़ी काइंड ऑफ थ्रेट किया, मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो। मुझे इतना नहीं पता रूल्स का दुबई का कि क्या होता है, क्या रूल्स हैं, क्या आपके राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं है, तो मैं काफ़ी एक्चुअली डर गया था मैं। तो मैं गया उसके पास फिर बात करने, और मैंने बोला यार मैं जाके उससे बात करूँगा, जो भी है बताऊँगा सारा सच उसको, और देखते हैं क्या बोलता है। तो मैं गया उसके पास, बड़ा अच्छा मैनेजर था, उसने बोला ठीक है क्या सीन है। मैंने बोला सर आपने ही मुझे हायर किया था, आपने ही कहा था कि तुम जो है वो नहीं रहोगे, नहीं रुकोगे, और मैं जा रहा हूँ एक्चुअली इनफैक्ट, लेकिन आप खुद बताएं कि आप मेरी जगह हो तो क्या करें। मतलब मेरी 5,000 सैलरी भी है, मुझे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा सैलरी एक जगह से ऑफर हो रही है, और वो काम मेरी अपनी मर्जी का है, मज़े का है, और वो आगे मेरा फ्यूचर वही है, और बैक होम मेरी फैमिली है, प्लस मैंने आगे भी फ्यूचर में देखना है अपने आप को। तो आप क्या करते हो। उसने बोला हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं यही करता। तो फिर खैर एनीवेज उसने बोला ठीक है तुम जाओ, मसला नहीं, मैं ओके कर दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 मंथ की सैलरी हमें पे करनी होगी। तो मुझे नहीं पता कि क्या रूल है, अभी भी है, ऐसा नहीं, ऐसे ही है। तो मुझे 1 मंथ की सैलरी इनको पे करनी पड़ी, जो अपने पास से दी मैंने, और फिर मेरी वहाँ से सीन ऑफ हो गया। फिर मैंने ज्वाइन किया नई कंपनी विद इन 1 महीना, मतलब मुझे 1 महीना ही हुआ था अभी HBL में, मेरी एक ही सैलरी आई थी, आई थिंक मेरा 1.5 मंथ कुछ हुआ था। तो जो नई कंपनी थी उसका नाम था पिंगिंग यू। पिंगिंग यू एक ऑनलाइन मैगजीन था, और उनके क्लाइंट्स जो हैं वो ऐसे थे कि लाइक सोशल मीडिया का कंटेंट था उनका एक ऑनलाइन मैगजीन था जिसके लिए आपको पिक्चर्स फोटोज़ करने होते थे। तो उसके पास जहाँ मैं गया था, तो वहाँ पे वो मेरे लिए नया बड़ा माहौल था। वहाँ पे बड़ी डिफरेंट तरह के लोग थे वहाँ पे। एक बंदा डेनमार्क से था, तो एक UK से है, तो एक US से है, और एक जर्मनी से है। तो ये सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के उसमें फ्लेवर थे, और इसमें मुझे बड़ा मज़ा आया काम करके। मतलब मैं सीखने को बहुत सीखने को मिला उनसे, वो किस तरह सोचते हैं, मतलब क्या उनका प्रोसेस है, तो वो खैर बड़ा अच्छा है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि वो कंपनी चूँकि
अगेन एक बड़ी नई कंपनी थी, तो उसकी पास इन्वेस्टमेंट तो बहुत थी, उन लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया था, मतलब उनके पास हर तरह का इक्विपमेंट था उस वक्त, सिस्टम्स हैं एडिट करने के लिए और सब कुछ था उनके पास, बट उनके पास एक्चुअली कुछ प्लान नहीं था कि करना क्या है। तो वो अनशन बस जो है वो काम करते थे। हम लोग मतलब वहाँ पे खैर मैंने बहुत मज़े किए, मतलब इतने मज़े किए कि हम लोग अगर फॉर एग्जांपल बरास्ती में शूट करने जा रहे हैं तो हम बरास्ती के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के हम खाना खा रहे हैं और वो सारा कंपनी पे कर रही है, मतलब आप तो बहुत ही मतलब हम 500 दिरहम का लंच कर रहे हैं और कंपनी पे कर रही है, पर हेड 500 दिरहम का बिल बन रहा है, इतना एक्सपेंस करके, क्योंकि उनके पास फंड्स थे बट कोई प्लान नहीं था। तो वो कंपनी 3 महीने बाद बंद होना शुरू हो गई और हमें अंदाज़ा हो गया कि जी 1 बाय 1 सब जो है वो फायर होते गए। सबसे आखिर में मैं फायर हुआ, मतलब सब फायर हुए 1 बाय 1, फिर हम 2 लोग बचे, मैं और लूकस। हमें पता लगा कि अब नेक्स्ट हम जाएंगे। तो लूकस जो है वो बहुत बड़ा क्लेवर, मतलब बड़ा स्मार्ट, मुझे लगा बड़ा स्मार्ट बंदा है वो, इन टर्म्स ऑफ कैसे नेविगेट करना है, कैसे अपनी जगह बनानी है। तो उसने मुझे बोला कि यार एक बंदी है जो कि हमें ना कंपनी स्टार्ट करके देगी, अब हम जॉब नहीं करेंगे, हम उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे और मैं करूँगा पार्टनरशिप, तो मेरे साथ काम करो। तो मुझे वो फर्स्ट टाइम मैं उसके साथ गया, एक कौन सा फ्री जोन था, कहीं पे कोई फ्री जोन था, हम वहाँ पे गए। शारजा फ्री जोन? नहीं, दुबई फ्री जोन था, उसका नाम भूल गया यार, एक फ्री जोन था कोई क्रिएटिव फ्री जोन, क्रिएटिव जोन, ओके। क्रिएटिव जोन। तो क्रिएटिव जोन गए हम लोग और वहाँ पे सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन उसने ली, लूकस ने, मैं साथ था उसके। तो खैर वो स्टार्ट कर रहा था बट मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ा इजी है कंपनी स्टार्ट करना, मतलब ये है लाइसेंस का, ये फीस है और ये है, बड़ा इजी प्रोसेस है, तो कभी करेंगे स्टार्ट। मेरे माइंड में बैक ऑफ माइंड ये आ गया कि यार कभी ना कभी जो है वो कंपनी का प्रोसेस करेंगे। खैर उस टाइम पे बैक होम कहानी कट करके अगर हम जाएं, पाकिस्तान में तो मेरी जो है उस वक्त तक इंगेजमेंट हो चुकी थी और मुझे मतलब शादी का काइंड ऑफ टाइम था कि यार अब शादी करनी है, वो है और मुझे बस था कि यार अब जॉब होनी चाहिए। तो मैं अप्लाई करता था जगह जगह। तो मुझे फिर हुआ ये कि जहाँ मेरी ख़त्म हुई जॉब पिंगिंग यू से, उसी ग्रेस पीरियड में ही विद इन 10 डेज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक और जगह से इंटरव्यू कॉल आ गई। अब जहाँ से इंटरव्यू कॉल आई उसका नाम था कैलियम। कैलियम एक वो ड्रग ग्रुप है, यानी कि वो जो मेडिसिन और सारा उनका एक बड़ा वो अच्छा बड़ा ग्रुप है जो कि लेज़र मशीन्स बनाते हैं, बनाते हैं, काइंड ऑफ बायोमेडिकल कंपनी, काइंड ऑफ फार्मा कंपनी, नॉट फार्मा कंपनी बट फार्मा कंपनी की तरह से कुछ करते हैं यार लोग। तो वहाँ से मुझे कॉल आई तो मैं गया इंटरव्यू के लिए। अब मेरा जो पहली सेकंड जॉब थी वो थी शेख जायद रोड पे, एक अच्छा माहौल और पूरा काइंड ऑफ एक डिफरेंट माहौल था। यहाँ पे था गरहूद में थोड़ा सा एक ओल्ड बिल्डिंग थी, ओल्ड स्टाइल ऑफिस था। तो मैं गया, मतलब यार खैर है जो भी है जॉब हो जाए। तो मैं वहाँ गया, उसने मेरी एक बॉस थी दीमा, फर्स्ट टाइम उसने मुझे इंटरेक्शन किया। उसने मुझे बोला यार ये आप का फॉर्म है, ये फिल कर लें। उसमें डिटेल्स थी, नाम क्या चीज़ है और सब कुछ। उसमें लिखा था एक्सपेक्टेड सैलरी। तो मैंने बोला यार अब मतलब कंपनी सही है, मतलब गरूद में है और इस तरह से इतना अच्छा माहौल नहीं है तो क्या लिखूँ। मैंने लिख दिया 8,000 दिरहम्स में। मतलब यार मिल जाए जॉब, बस मैं लिखूँगा 15,000 तो बोलेंगे भाई थैंक यू अब चले जाए, ऐसा ही है। तो मैंने 8,000 लिखा और मैंने उसको दे दिया। तो उसने पढ़ा, तो मुझे लोग बड़े अच्छे मिले अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जर्नी में। तो उसने मुझे बोला तुमने इतनी कम सैलरी क्यों लिखी है, हालांकि वो मतलब मैनेजर थी वहाँ की। मैंने बोला यार, मैंने कहा आई थॉट कि यही यहाँ का आपका होगा। उसने बोला नहीं तुम लिखो 15,000। मैंने कहा ठीक है, मैंने लिखा 15,000 और फिर उसने मेरा करवाया इंटरव्यू वहाँ के जो CEO थे उनसे। मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, पूरे 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ, फुल डिटेल में उसने मुझे हर चीज़ पूछी। उसने बोला कि हमारा जो बजट है वो है 13,000, मतलब जो मेरी सेम सैलरी थी वही मुझे दोबारा ऑफर हुई। मैंने कहा सही है, मसला ही नहीं है। तो मैंने फ़ौरन एक्सेप्ट की और वहाँ से मैंने अपना थर्ड जॉब स्टार्ट की विद इन 8 9 मंथ्स। और फिर वहाँ पे मैं रहा लंबे अरसे, यानी कि वहाँ पे मैं रहा कोई आराम से 3 या 4 साल रहा। और वहाँ पे होते हुए ही फिर हमने डॉट मोशन स्टार्ट की। मैंने वकार ने, हम लोग ऑलरेडी काम करते थे, हम यूफन में एक साथ थे। वहाँ पे एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी हम लोगों की। हम लोग वहाँ पे भी काफ़ी सारे काम साथ करते थे, इवेंट्स कराना और बहुत चीज़ें, बहुत क्रिएटिव पार्ट में करते थे हम लोग। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे भी हम लोग साथ ही थे। फिर हम लोगों ने सोचा यार हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमने फिर डॉट मोशंस का लाइसेंस निकाला और मतलब प्राउडली कह सकता हूँ कि हम लोगों ने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी स्टार्ट की। मतलब अब जब कंपनी स्टार्ट करते तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपको लाइसेंस के पैसे, ये पैसे वो पैसे। हमने जो पहले लाइसेंस के पैसे दिए वो ऐसे दिए कि हमने एक प्रोजेक्ट किया
उससे जो पैसे मिले उससे हमने लाइसेंस स्टार्ट किया। मतलब कंपनी ने हमसे 0 इन्वेस्टमेंट ली और आज तक मैंने अपने मतलब थे ही नहीं पैसे लगाने के लिए, तो कभी भी अपने पास से पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अच्छा, मज़े की बात ना, शुरू में आपने कभी मीडिया फ्रीलांसर के ऊपर ना कभी वीडियो डाली होगी फहीदी की। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल। है। तो मेरा जो दोस्त है उसके भी कोई जानने वाले लोग थे यूफोन में, ठीक है। तो हाँ, ले लो मुश्किल नहीं है। तो उसने ना मुझे मैसेज किया, कह रहा है जानी ये वीडियो देख, ये लड़का यूफोन का है और इसने ना ये वीडियो डाली है मीडिया फ्रीलांसर पर, देख कितनी ज़बरदस्त बनाई है। अच्छा भाई, मैंने वीडियो देखी। अच्छा, इत्तेफाक की बात, मैं भी उस वक्त इसी काइंड ऑफ ट्रांजिशन से गुजर रहा था ना, सीखने का, मतलब खैर अभी भी है वो, तो मतलब वो बिल्कुल स्क्रैच था। तो मैंने जब वीडियो देखी, मैंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त वीडियो। और फिर इसी तरह की चीज़ें जब हम देख रहे होते हैं तो वो एक देखने का बड़ा मज़ा आता है। फिर मुझे याद है मैंने ना आपको कांटेक्ट किया कि यार मैंने आपके साथ काम करना है। तो मुझे मैसेज आया कि हाँ चलो ठीक है, एक काम करो, तुम नायकॉन का उस वक्त शूट करे थे आप लोग। हाँ, शॉर्ट फिल्म शूट करे थे हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कहा कि यार तुम्हारे पास वो है स्लाइडर है? मैंने कहा हाँ है। हाँ तो तुम एक काम करो, स्लाइडर और मोनोपोड लेते हुए आ जाओ। तो जब मैं आया तो मेरी फर्स्ट टाइम वहाँ मुलाकात हुई थी। अच्छा, उससे पहले मैंने जब मैसेज किया था ना, तो मुझे आपने बोला यार कि एक काम करो, मुझे ना अपना व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करो, ठीक है। मैंने मैसेज किया, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, कोई जवाब नहीं आया। मैंने बोला यार फॉलोअप कर लेता हूँ कि यार चलो यार, क्योंकि अब भूख तो है, सीखना है काम, क्या करें। मैंने जब कॉल की ना तो आगे से मुझे जवाब आता है, मैंने तुम्हें कहा था ना व्हाट्सएप करो, कॉल क्यों कर रहे हो मुझे? मैंने बोला यार ये तो बहुत ख़तरनाक बंदा है, ये इसके साथ मुश्किल है काम करना। खैर वक्त गुजरता गया, जब हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई नायकॉन के शूट पे, तो वो एक अलग ही ओपोजिट पर्सनैलिटी निकली, क्योंकि फ़ोन पे मैसेज पे आप बहुत डिफरेंट होता है। हाँ नहीं बिल्कुल। तो वो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा ताल्लुक आता है कि आज आप सामने बैठे हो यार। बिल्कुल यार। तो बड़ा मज़ा आया। अच्छा, बात करते हैं यार कि क्रिएटिव साइड हमारी जो होती है, हम समझते हैं कि यार हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई क्लाइंट ने काम दिया, सही है, ठीक है, अब काम हमें मिल गया, हमें बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर या फिल्म मेकर कितने हद तक हमें क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है कि हाँ यार हमें ये करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यार हमें वहीं कट कर दिया जाता है क्लाइंट की तरफ से कि नहीं यार ये नहीं है, और आप वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अंदर से जल रहे होते हैं कि नहीं यार काश ये मुझे ओपन हैंडेड दिया जाता और मैं उसको बनाया जाता। तो क्या समझते हैं कि अगर हम लोग उसी लिमिट में रहते हुए काम करें तो क्या हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यार इसमें ना मेरा बड़ा सिंपल सा वो है लॉजिक है उसमें, ये कि मतलब मुझे शुरू से और अभी तक मुझे ये पता था कि जो क्रिएटिव वाला पार्ट है ना वो मेरा फिल्म्स वाला पार्ट है। यानी कि वो मैंने फिल्म्स करनी है, शॉर्ट फिल्म्स करनी है, जो जिसमें मेरी अपनी मर्जी चलनी है, यानी कि मेरी मर्जी चलेगी उसके अंदर, और उसके अंदर किसी का वो इनपुट नहीं होगा, तो मेरा वो क्रिएटिव पार्ट है। अब जहाँ बात आती है ना कि ये क्लाइंट के काम की, तो मेरे लिए वो मैं एक हद तक क्लाइंट को एजुकेट करता हूँ। यानी कि हम फॉर एग्जांपल कोई आपके पास क्लाइंट आया और काम के लिए, तो आप उसको एक हद तक एजुकेट कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि जी क्या है, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर वो नहीं समझता तो मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं करता ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने अपनी जो क्रिएटिविटी है वो अपने शॉर्ट फिल्म्स पे या फिल्म्स पे या वहाँ पे निकालनी है, तो मैं वो प्रोजेक्ट पे ज़्यादा लिटरली फोकस नहीं करता। जो क्लाइंट को चाहिए मैं वो करके उसको दे देता हूँ। मैं तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर क्लाइंट खुद ही नहीं चाह रहा एजुकेट होना और वो उसको वही चाहिए तो मतलब आई डोंट माइंड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मतलब देखें बहुत सारे लोग ना किसी एक ब्रांड के साथ लॉयल होता है जैसे कैनन वाला कैनन पे शूट करेगा, सोनी वाला सोनी पे करेगा। कभी ऐसा फील किया कि यार काश मेरे पास ये वाला ब्रांड होता तो मैं ये अचीव कर लेता, या ये वाला ब्रांड होता तो मैं ये अचीव कर लेता, या कभी ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने कहा कि यार तुमने यहाँ ब्रांड मारा है इसलिए कि तुम्हारे पास ये वाली चीज़ नहीं थी? ऐसा कभी हुआ? नहीं, मुझे क्लाइंट की तरफ से आई डोंट थिंक ऐसा कभी भी हुआ कि क्लाइंट इतना टेक्निकल मुझे बोला कि यार तुम्हारे पास ये कैमरा या ये इक्विपमेंट नहीं था तो तुमने सही शूट नहीं किया। ऐसा आई डोंट थिंक कभी ऐसा हुआ। बट मुझे ऑनेस्टली मुझे टेक्निकली कैमरास का इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितनी काफ़ी लोगों को होती है। मुझे बस ये पता होता है डेफिनेटली कि ये अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो मुझे अब ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि ब्लैकमैजिक 6K प्रो में और 4K में क्या फ़र्क है टेक्निकली, उसका सेंसर साइज़ क्या है, वो क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है
कि 6K Pro अच्छा लगता है और या उसमें ज़्यादा डेप्थ होती है या उसमें कलर्स अच्छे आते हैं, तो मुझे वो नज़र आता है। तो आई थिंक मैं इसी को फॉलो करके, इसलिए मैं मतलब पिछले हम लोग जो है पिछले आई थिंक 5 से 6 साल से 5-6 साल से आई थिंक सिर्फ ब्लैक मैजिक पे ही हम शूट करते हैं। उससे पहले मेरे पास कैनन था, कैनन पे शूट करते थे, और उसके बाद जब हम स्विच हुए ब्लैक मैजिक पे तो फिर ब्लैक मैजिक ही है। अच्छा, मुझे फील होता है कैनन और ब्लैक मैजिक ना ऑलमोस्ट सेम है। मुझे नहीं लगता। 90% लगता है मुझे, मतलब मैं क्योंकि एडिट भी कर रहा होता हूँ और कलर्स भी देखता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कैनन और ब्लैक मैजिक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर फील देते हैं। ऐसा लगता है आपको? ऐसा नहीं लगता मुझे। जो मतलब बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है वो ये कि ब्लैक मैजिक का जो पूरी कलर साइंस है, अब अगेन टेक्निकली वो क्या है मुझे कुछ नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन जो ब्लैक मैजिक की लुक एंड फील है वो बहुत क्लोज है एरी के साथ। मतलब एरी एलेक्सा मिनी पे आप अगर कोई शूट देखो या ब्लैक मैजिक 6K Pro पे देखो तो आपको लगेगा कि सेम फुटेज है। मतलब अभी हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म शूट की जो कि एलेक्सा मिनी पे की, और फिर एक फिल्म शूट की 6K Pro पे, तो मुझे कोई रॉ फाइल्स के अंदर भी कोई इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर लेंस का फोर्स फर्क होता है, अगेन मुझे लगता है लेंस ज़्यादा मैटर करता है। लेंस की जो आपकी अगर क्या कौन सा लेंस की चॉइस है आपकी, उस पर ज़्यादा मैटर करता है। कैमरा आई थिंक मुझे कुछ दिन पहले ना मुझ पर एक इंकशाफ हुआ जो कि मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे। मैं चूँकि थोड़ा सा मेरे अंदर है ना वो कीड़ा है थोड़ा सी नई नई चीज़ें देखने का, तो मैं ब्लैक मैजिक रॉ के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि ब्लैक मैजिक का जो रॉ है वो रॉ नहीं है। अच्छा। हाँ, इवन कि रेड का रॉ जो है वो रॉ नहीं है। उसमें लिखा हुआ था कि ब्लैक मैजिक का जो रॉ है वो अनकम्प्रेस्ड है, बट काफ़ी हद तक वो प्रोसेस्ड है, कंप्लीटली रॉ नहीं है। जब आप ब्लैक मैजिक पे जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन मिलता है पोस्ट पे, आइदर कोई भी हो, प्रीमियर हो या रिजॉल्व हो, आप उसका पोस्ट में ISO चेंज कर सकते हो। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है, बट आप पोस्ट में उसका अपर्चर चेंज नहीं कर सकते। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपने 1.8 रखा है तो 1.8 ही होगा, क्योंकि वो रॉ नहीं है। अब रॉ नहीं है वो। यहाँ आके उसने कहा कि वो रॉ नहीं है, इवन कि रेड का भी रॉ जो है वो रॉ नहीं है। सबसे अच्छा जो रॉ और प्योर कहा जाता है जो उस अकॉर्डिंग टू जो भी मैंने ब्लॉग पढ़ा, वो एलेक्सा मिनी का। हाँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी, आई थिंक उसकी डायनामिक रेंज 17 है शायद, ऐसा कुछ जो मैंने पढ़ा था शायद। तो इंसान की आँख का जो डायनामिक रेंज है वो आई थिंक 19 है। अभी तक का जो सबसे नियरेस्ट डायनामिक रेंज देता है वो एलेक्सा है, फिर रेड है, फिर ब्लैक मैजिक है। और अभी जो करंट मार्केट में सोनी चल रहे हैं, जिसमें सोनी बुरानो है, सोनी के कैमरा बहुत अच्छे हैं, और वीनस है, और अभी जो रिसेंटली छोटे कैमराज में, सिनेमा कैमराज में जो FX30 और FX3 आया है, अगर आप उसको एक्सटर्नल रिकॉर्डर के साथ करते हो तो उसमें 16 स्टॉप्स डायनामिक रेंज देता है, जो कि ब्लैक मैजिक से ऊपर है। ब्लैक मैजिक 12 देता है, सोनी का एक्सटर्नल रिकॉर्डर 16 देता है। तो ये थोड़े से अगेन वो मैंने पढ़े तो बड़ा मैं हैरान हुआ यार कि हम तो आज तक वही समझते आए थे कि यार ब्लैक मैजिक का रॉ है यार। एट द एंड आपके जो फोन की स्क्रीन पे आप देखते हो, आप अरे वो सब मिला के वो कंप्रेस अगर 16 बिट है या 14 बिट है या वो बराबर हो जाता है। आई थिंक उसमें तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अनलेस कि आप सिनेमा जा रहे हो तो, हाँ, सिनेमा के स्क्रीन पे लगेगा तो फिर वो आपको डिफरेंट फील आएगी, बट आई थिंक फोन की स्क्रीन पे, इवन टीवी स्क्रीन पे आपको डजंट मेक ह्यूज डिफरेंस। इवन नेटफ्लिक्स की बहुत सारी फिल्म जो है वो ब्लैक मैजिक पे शूट होती हैं और आप बोला बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा हाँ, नेटफ्लिक्स का एक मुझे सवाल याद आया। हम लोगों के पास कुछ अर्से पहले एक क्लाइंट आया जिस पे उसने कहा कि यार हमें नेटफ्लिक्स को अप्रोच करना है, ठीक है। अब चूंकि ब्लैक मैजिक एक बहुत अच्छा कैमरा है जो टेस्टेड भी है, जो मैंने भी यूज़ किया है, आपने भी यूज़ किया है, ठीक है। सवाल मेरा ये उठता था यार कि ब्लैक मैजिक क्यों नेटफ्लिक्स पे अप्रूव नहीं है, अदर देन अरसा मिनी के। अर्सा मिनी अप्रूव है ब्लैक मैजिक का, लेकिन 6K Pro अप्रूव नहीं है। आई डोंट नो क्यों अप्रूव नहीं है। लेकिन एक्चुअली नेटफ्लिक्स में आई थिंक 2 तरह की प्रोडक्शंस होती हैं। एक वो जो आपने प्रोड्यूस कर ली और आप बना के उसके पास लेके जाते हो, तो वो इट डजंट मैटर कि वो एलेक्सा पे शूट हुआ है या ब्लैक मैजिक पे हुआ, वो बाय करते हैं। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स की अपनी प्रोडक्शन है तो आई थिंक उसके अंदर उनकी प्रेफरेंस होती है, मुझे जितना पता है आई थिंक इतना ही होगा, जहाँ पे उनको बताते हैं कि जो अप्रूव कैमराज हैं उन्हीं में से आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट ब्लैक मैजिक 6K Pro मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ से बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत ज़बरदस्त कैमरा है। उसकी रेंज, लेंस की चॉइस आप अगर सही रखो तो कमाल कैमरा, मतलब किसी भी सिचुएशन में, नाइट में, डे लाइट में, उसके ND फिल्टर्स बिल्ट इन है, बहुत ही बेस्ट कैमरा है हर लिहाज से। अच्छा, लेंस कौन सा प्रेफर करते हैं आप यूज़ करना? अगेन लेंसेज का इतना मुझे पता है यार, हम लोगों ने अभी, मैं जीन यूज़ करता हूँ, जीन की पूरी सीरीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं सारे शूट्स के अंदर।
उसमें 50 है, 35 है, उनका अपना 100 है, 125 है, वो सारे 85 है, वो सारे लेंसेज बहुत अच्छे हैं अभी हर नए तरह लेंस से। की सीरीज आई है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि जो जीन कंपनी है आई थिंक ये कोरियन है। कोरियन आती है, हाँ। हाँ। अच्छा, अब जो कोरियन कंपनी के जो कुछ पार्टनर्स हैं ना, उनमें कुछ ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद कुछ पार्टनर्स जीन में रह गए और कुछ पार्टनर्स आए, उन्होंने नई कंपनी स्टार्ट की, उसका नाम है 7 आर्टिजियन। अच्छा, अगर कभी नाम सुना हो जीन तो। सिग्मा है ना? सिग्मा जीन एक नहीं ही है? नहीं नहीं, नहीं सिग्मा नहीं, नहीं है। सिग्मा और जीन एक ही कंपनी बनाती है, ओके सिग्मा और जीन, हाँ। ओके। बट उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि जो जीन के कुछ पार्टनर्स हैं उन्होंने अलग तोड़ के 7 आर्टिजियन बनाया, क्योंकि वो कुछ 7-8 लोग इस तरह से थे, तो उन्होंने अपने नाम से 7 आर्टिजियन किया। अब आप देखोगे ना अगर, तो जीन के लेंसेज का जो एक वो कैप टैप का बना हुआ था, बड़ा सा गोल सा, इसी तरह का ऑलमोस्ट 7 आर्टिजियन लेंस है, और अच्छा, काइंड ऑफ ऑलमोस्ट वही फील देता है, और बनिस्बत जीन के बहुत सस्ता है। हाँ। अभी एक शॉर्ट फिल्म पे हम लोगों ने कैनन के FD लेंस यूज़ किए थे, जो कि विंटेज लेंस थे, बहुत कमाल के लेंसेज है, बड़े अच्छे। तो वो एक वो आई थिंक फोटोग्राफी लेंसेज हैं, लेकिन वो किसी ने उसको मैनुअली करके वो वीडियो लेंसेज क्या नाम बनाए। बताया ना? FD, कैनन FD। FD, हाँ, समझ बहुत गया। बहुत अच्छे लेंसेज, बड़े विंटेज की लुक है। अभी नए लेंस आए हैं जो मेरा एक इत्तेफाक हुआ देखने का, उसका नाम है VAF, क्योंकि एक और लेंस है उसका नाम है समयांग। सैमयंग, हाँ। सॉरी, सिग्मा नहीं, सॉरी, समयांग बना सैमयंग था, और जीन एक ही हाँ कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समयांग कोरिया में समयांग कहलाता है, और अमेरिका में रॉकेनॉन कहलाता है। हाँ, ये रॉकेनॉन एक ही भी यही है। कंपनी है। हाँ हाँ। तो रॉकेनॉन के नए लेंस आए हैं, उसका नाम है VAF, और उसकी मज़ेदार बात यह है कि वो एक ही साइज़ के हैं, एक ही वेट के हैं, और थ्रेड साइज सबका सेम है, और डिफरेंट फोकल लेंस है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप ये हटाया, दूसरा लगाया, दूसरा हटाया, तीसरा लगाया, और मज़े की बात ये है कि वो वाहिद सिनेमा लेंसेज हैं जो ऑटो फोकस हैं। अच्छा, ऑटो हाँ, फोकस है। ऑटो फोकस हैं। आप इतने से पैनकेक छोटे से हैं, बिल्कुल 50 mm जितने, और इंतहाई मज़ेदार लेंस, क्योंकि मैंने एक दफ़ा टेस्ट किया था उसको, तो उसका जो बुका है ना, बहुत मज़ेदार क्रीमी बुका है। मतलब एक तो फोटोग्राफी लेंसेज होते हैं जो एक थोड़ा सा शार्प होते हैं, डिजिटल फील आपको देते हैं, वो नहीं है, बाकायदा तौर पर सिनेमा वाला फील ना, आपको हल्का हल्का सा बिल्कुल उसमें मिस्ट आएगा, हल्का सा आपको बिल्कुल थोड़ा सा ब्लरी देगा, तो वो बड़ा मज़ेदार लेंस है, और महंगा भी नहीं है। बेहतरीन, ऑलमोस्ट 2,500 dirham का एक लेंस है यार, बेहतरीन है। बहुत सस्ता लेंस है, और आप रेंज पूरी ले लें उसकी, अभी आई थिंक 24 है, 75 है, 35 है, और आई थिंक उसके बाद अभी कुछ टेलीफोटो में भी उन्होंने निकाला है कुछ, बहुत 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 मजेदार लेंस है। अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म शूट की थी पाकिस्तान में, तो उसमें हमने एनामॉर्फिक यूज़ किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सीरियो वाला? नहीं, एनामॉर्फिक उसका क्या, कौन सा है वो, कूक एनामॉर्फिक। कुक का नाम है। कूक एनामॉर्फिक यूज़ किया था हमने एलेक्सा मिनी के साथ, बहुत ज़बरदस्त फील उसकी, बहुत मज़े की कलर साइंस है। तो आई थिंक लेंस ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा यार माजिद भाई, एक बात बताएं कि हम काफ़ी अरसे से दुबई में रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग फिल्म्स के रिलेटेड काम करते हैं, छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। किस तरह के चैलेंजेस यहाँ आप समझते हैं कि यार हैं हमारे साथ, और उसको किस तरह से हम फेस कर रहे हैं, और ये भी कि मतलब ये काफ़ी सारे चैलेंजेस ऐसे हैं यार जो हम समझते हैं कि शायद वो ना हो तो अच्छे हैं। अच्छा, दुबई में आई थिंक रहते हुए मुझे लगता है कि बड़ा इजी है काम करना, ऑनेस्टली। चाहे आप कॉर्पोरेट वाला काम कर रहे हो या आप शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हो, इतने सारे लोग हैं जिनसे आप टीम अप कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बड़ा आसान है। सिर्फ जो एक वाइड चैलेंज है वो लोकेशंस की, आई थिंक परमिट्स का, मुझे लगता है कि वो हर जगह आपको परमिट्स अप्लाई करने होते हैं, बट वो एक प्रोसेस है, तो आई थिंक वो लगता है कि वो थोड़ा एक मुश्किल काम है। इसके अलावा आई थिंक बड़ा इजी है हर चीज़, किसी को टीम अप करना या कोई बंदा ढूंढना किसी भी काम से रिलेटेड, तो आई थिंक बड़ा इजी। तो ऐसा जैसा कोई चैलेंज आपको महसूस नहीं ऐसा कोई होता? चैलेंज आई डोंट थिंक, ऐसा कोई, मतलब किससे रिलेटेड? नहीं, कोई भी काम से रिलेटेड, जैसे एक्टर्स ढूंढने हैं, या कुछ शूट करना है, या टेक्निकल थिंग के अंदर आप समझते हैं कि हाँ यार ये चैलेंज है, ऐसा कुछ शॉट जो आप समझते हैं कि यार मुझे लेना चाहिए था, ठीक है, और मैं नहीं ले पाया। अच्छा, दो तरह के काम, एक तो कमर्शियल काम और एक क्रिएटिव काम। अगर कमर्शियल काम की बात करें तो आई थिंक हर तरह के लोग हैं यहाँ पे दुबई में। आपको चाहे एक DOP चाहिए हो, या आपको एक अच्छा गैफर चाहिए हो, या कास्ट चाहिए हो, सब हैं। हाँ, जब बात आती है एक्टर्स की या फिर क्रिएटिव प्रोसेस की या क्रिएटिविटी में, लेट्स से शॉर्ट फिल्म्स की या कोई स्टोरी टेलिंग की, तो वहाँ मुझे लगता है कि दुबई में आई थिंक कम लोग हैं। मार्केट बहुत छोटी सी है, वही गिने चुने कुछ लोग हैं जिनको आप बार बार अप्रोच कर सकते हैं। तो वो है, क्योंकि यहाँ अगेन दुबई बीइंग कमर्शियल प्लेस, तो यहाँ पे कमर्शियल काम के लिए हर तरह का बंदा आपको अवेलेबल है। एक्टर्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हैं, एक्टर्स
बहुत रेयर हैं, मतलब कम है। 2-3 एक्टर्स हैं जो कि आपको बार बार नज़र आते हैं। वो भी अगेन, तो जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम इंडिया की या पाकिस्तान की, तो आई थिंक वहाँ पे इतने सारे एक्टर्स हैं कि आपको एक एक कैरेक्टर के लिए आपके पास 8-10 ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ दुबई में बहुत मुश्किल है, हाँ, मतलब मॉडल एक्टर नहीं ज़्यादा मिलते। हैं, मॉडल्स जो बहुत सो हैं। कॉल्ड एक्टर्स हैं बट मॉडल्स हैं। हाँ, मतलब वो पार्ट टाइम है, मतलब आपको कोई भी, आई डोंट नो एनी फुल टाइम एक्टर यहाँ दुबई में जो फुल टाइम सिर्फ एक्टिंग करता हो। आई थिंक क्योंकि ऐसा वो कोई नहीं है। ज़्यादातर यहाँ सारे एक्सपर्ट रहते हैं इस वजह से। एक्सपर्ट I रहते हैं think। या फिर वो कमर्शियल काम करते हैं, तो या तो वो कमर्शियल्स में काम करते हैं या फिर वो कोई एड फिल्म करेंगे या कोई कंटेंट क्रिएशन करेंगे, लेकिन एक्टर्स कोई भी फुल टाइम एक्टर आपको नहीं है। नहीं है, सही बात है। एक सवाल और जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत आई थिंक ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो एक फ़िल्म मेकिंग सीख रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे हम लोग भी यार, हम लोग भी सीख ही रहे हैं, आज तक सीख रहे हैं। लाइटिंग कितनी ज़रूरी है कोई भी एक शॉर्ट फिल्म, कमर्शियल्स, मतलब बीइंग इट व्हाटएवर, जो आप एक कैमरे से रिलेटेड उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसमें लाइट कितनी ज़रूरी है? यार लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शॉट के लिए, हर फ्रेम के लिए। आई थिंक अगर आपकी एक बहुत खूबसूरत फ्रेम है, आपने बहुत अच्छा शॉट बनाया, लेकिन आपकी लाइटिंग उसमें अच्छी नहीं है, तो आई थिंक वो शॉट में मीनिंगलेस होता है। क्योंकि किस तरह की लाइटिंग है वो बड़ा उसमें मीनिंग होती है, वो बगैर कुछ बोले आपको, क्योंकि पिक्चर हो या वीडियो हो, अगर बहुत कुछ आप बगैर बोले भी बता सकते हो। तो अगर आपकी लाइटिंग आपका पूरा मूड डिफाइन करती है उस शॉट का, तो आई थिंक लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मतलब पसंदीदा लाइटिंग स्टाइल कौन सा है? मुझे लो की लाइट बहुत ज़्यादा आई लाइक है, क्योंकि मूडी। मूडी लाइट, हाँ। लो की लाइट, मूडी लाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है। या फिर मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म में एक्सपेरिमेंट किया था हार्श लाइट का, मतलब वो जो बिल्कुल ही हार्श लाइट थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो, जिसमें शेडोज़ बनते हैं। तो हाँ, वो मतलब काइंड ऑफ हाई की। हाई की, और आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीमली हाई की लाइट, और उसमें प्रॉपर शेडोज थे हर कैरेक्टर के, तो वो उसमें अगेन एक मैसेज था, एक मीनिंग थी। तो आपकी लाइटिंग जो है आई थिंक उसमें बहुत बहुत क्रूशियल है। हर तरह की लाइटिंग आपको एक मीनिंग देती है और एक एक मैसेज है। यार एक बात बताएं भाई, आप भी यूएई में रहते हैं, हम भी यूएई में रहते हैं, और अभी जो है ना वो ज़माना सोशल मीडिया का है, ठीक सही है। अच्छा, एक डिजिटल फिल्म, नॉर्मली जो एक डिजिटल कमर्शियल्स होते हैं जो हम अक्सर बना रहे होते हैं, एक होता है टीवी कमर्शियल और एक होता है डिजिटल कमर्शियल, ठीक है। और एक होता है वो कमर्शियल जो कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे होते हैं, जो फिल्म मेकर्स नहीं होते हैं। सही हो गया। तो आप क्या समझते हैं यार कि आजकल की मार्केट में, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का जो कल्चर है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हमें क्या मतलब इस बात से थोड़ा सा डरना चाहिए कि क्या आइंदा आने वाले सालों में ये जो इतने बड़े बड़े कैमरे हम लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, ब्लैक मैजिक, सोनी, व्हाटएवर जो भी हमारे पास हैं, तो क्या इनकी वर्थ जीरो हो जाएगी? क्योंकि अब हर चीज़ आईफोन पे शूट हो रही है ना, 12, 13, 14, 15, और डिजिटल उसमें जाता जा रहा है, और अब लोग बाकायदा तौर पे आईफोन 15 के साथ रिग बना रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, जब आप रिग ही बना रहे हो कैमरे पे इतनी बड़ी बड़ी, उसके साथ आप एक्सटर्नल चीज़ें, वाई नॉट कैमरा, जो जिसका जो मकसद है वो आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? यार आई थिंक डेफिनेटली कंपटीशन है, और आईफोन से भी बहुत अच्छे काम शूट कर रहे हैं और सब शूट हो रहे हैं, बट आई फील कि हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है और आपका एक अपना काम करने का अंदाज़ होता है, वो आपसे कोई ले नहीं सकता। तो आप अगर आईफोन पे शूट करेंगे या किसी अच्छे कैमरे पे शूट करेंगे, तो आपका शूटिंग स्टाइल अगेन एक डिफरेंट होगा। और अगर कोई लेट्स से आई डोंट नो इन्फ्लुएंसर है, या इन्फ्लुएंसर भी अच्छे हैं ऑफ कोर्स बहुत सारे, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको जो वाना भी है, इसको नहीं आता, अगर वो करेगा तो उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। तो आई थिंक आपका जो स्टाइल है वो आपको डिफाइन करता है। आप बट आजकल मार्केट की डिमांड वही है ना यार। यार आई डोंट नो, मेरी आजकल कोई वीडियो आज तक कोई वायरल नहीं हुई, मतलब मुझे बाकी नहीं समझ में आता कि ट्रेंड किस तरह से आप एक ट्रेंडी वीडियो या एक वायरल वीडियो बनाते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली अगर पूछते हैं, मुझे तो बड़े लंबे लंबे लॉन्ग शॉट्स और लंबे लंबे कट वाली चीज़ें पसंद है। मतलब वो जो एक सोशल मीडिया वाला कट हर 2 सेकंड में एक कट, मैं बिल्कुल भी, आई थिंक मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है और मुझे ना वो समझ में आता है। तो आई थिंक वही है कि हर बंदे का अपना एक पेस है। आई थिंक जो आपको दिल से आता है वही करना चाहिए। तो मुझे जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी ये मेरे माइंड में नहीं रहा कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जो कि वायरल हो जाए या किसी के लिए किसी को अच्छी लगे। आई थिंक मैं जो भी है, मुझे वही है कि हाँ मुझे अच्छी लगनी चाहिए या बाकी लोग देखें उसको, उनको अच्छी लगे। अगेन मेरा कोई इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं है, कोई ना कोई मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, बट अगेन जितना भी छोटा मोटा है उसके अंदर मुझे बस मेरे माइंड में ये होता है कि हम जो कर रहे हैं हमें खुद अच्छा लगना चाहिए। अब उसमें चाहे लॉन्ग कट्स हों या लंबे लंबे सीन्स हों या जो भी हो, आई थिंक वो डिपेंड करता है बंदे पे। तो आई डोंट थिंक इससे कोई चैलेंज है, बट स्टाइल पे डिपेंड करता है आप किस तरह शूट करते हैं। तो यार माशाल्लाह आप फिल्म शूट करते हैं, शॉर्ट फिल्म पाकिस्तान में आपने अभी आई थिंक सरमद के साथ आपने शॉर्ट फिल्म की थी, सही है।
और उसका प्रोसेस एक लाजमी बात है, एक डिफरेंट प्रोसेस होगा बनिस्बत ये कि आप एक नॉर्मली रन एंड गन टाइप का शूट कर रहे हैं। तो क्रिएटिव प्रोसेस किस तरह होता है यार? क्या आप किन किन प्रोसेस से गुजरते हैं, क्या कर रहे होते हैं? यार मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और इसका बड़ा अच्छा क्रिएटिव प्रोसेस था। मतलब मैंने भी अगेन लाइक आई सेड कि मैंने भी शॉर्ट फिल्म्स या स्क्रिप्ट राइटिंग हमेशा से ही ख्वाब था या शौक था, बट चूंकि मुझे पहले वो कमर्शियल वाला काम करके थोड़ा सा स्टेबल होना था ताकि मैं ये वाला काम कर सकूं, तो मैंने काफ़ी मेहनत करके वो वाला काम सेटअप किया। और अब मुझे लगता है कि आई थिंक टाइम है कि मैं उसको थोड़ा सा पॉज करके या उसको हाफ अटेंशन दे के बाकी मैं यहाँ पे अटेंशन दे सकता हूँ। तो मैंने भी आई वुड से 2 साल हुए हैं ऑन एंड ऑफ प्रॉपर्ली इस पे काम करते हुए। तो क्रिएटिव प्रोसेस बड़ा ही मज़े का है। आई थिंक मुझे बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर कि आप पहले मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है कैरेक्टर सोचने में। आप पहले किसी भी कैरेक्टर को सोचते हो जो आपके माइंड में होता है, उसकी बैक स्टोरी, जो भी कैरेक्टर है उसकी क्या बैक स्टोरी है, बड़ी बड़ी जेन्युइन सारे सवाल उसके बारे में कि उसके क्या बैक स्टोरी है, किस तरह का आदमी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो पूरा एक बंदा आपके पास जो है वो इंसान बन जाता है आपके ख्वाब में, आपके ख्याल में। उसके बाद उसको आप डिफरेंट सिचुएशन में डाल सकते हो। लाइक अगर यही कैरेक्टर जो है वो एक सिटी में, तो क्या कैसा बिहेव करेगा। अगर यही वाला कैरेक्टर आपके किसी गांव में, तो कैसा बिहेव करेगा। यही कैरेक्टर किसी मुश्किल में पड़ जाता है, कैसा बिहेव करेगा। अगर किसी हॉरर फिल्म में, तो कैसा बिहेव करेगा। तो आई थिंक वो कैरेक्टर, मुझे लगता है कैरेक्टर ड्रिवन जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बड़े मज़े के होते हैं। क्योंकि कोई भी फिल्म जो आपको पसंद हो उसमें आई थिंक आपको कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं कि यार वो कैरेक्टर बड़ा मज़े का था। तो ये स्टार्ट यहाँ से होता है, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस स्टोरी टेलिंग कितनी का। जगह तो ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग इतना ज़्यादा डीपली उसको सोच लेते हैं कि अगर वो नफरत मतलब नेगेटिव रोल है उसका, तो लोग उसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल एक्टर्स की डेफिनेटली एक अपनी स्किल है। लेकिन लिखते हुए या फिर उस कैरेक्टर को सोचते हुए अगर कोई कहानी आपको सोच रहे हो, तो आई थिंक मैं सबसे पहले कैरेक्टर सोचता हूँ और उसकी हर तरह की डिटेल, उसके बारे में हर तरह के सवाल, उसकी बैक स्टोरी, वो 5 साल पहले कैसा था, 10 साल पहले कैसा था, कहाँ पैदा हुआ, और सब उसका पूरा एक A to Z लाइक एक बंदे की तरह, बायोग्राफी की तरह उसको सोच के। एंड देन क्यों आपके पास, क्योंकि जब तो आपको पता होगा कि यार ये बंदा कौन है, तो देन अगर आप उसको किसी सिचुएशन में डालोगे तो आपको पता होगा वो कैसे बिहेव करेगा। जैसे कोई भी आपका दोस्त हो, आपको पता है यार आप उसको 10 साल से जानते हो, तो आपको पता है कि वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि आप उसको डिटेल में जानते हो, उसके बैकग्राउंड को, उसकी बैक स्टोरी को, उसके घर वालों को। तो जैसे ही इसी तरह से व्हेन यू क्रिएट अ कैरेक्टर, तो आई थिंक उसकी बैक स्टोरी, उसके घर में कौन है, वो क्या समझे, क्या अच्छा है, क्या उसकी बिलीव्स हैं, क्या चॉइसेस हैं। तो आई थिंक उसकी बेस पे अगर वो क्लियर आपके पास, तो फिर आपको उसको ड्राइव करना बड़ा आसान हो जाता है। पता नहीं कौन सी। फेवरेट फिल्म्स के बारे में यार आप बताएं, माशाल्लाह से आप खुद फिल्म बनाते हैं और बहुत सारी तब मैंने आपकी फिल्म देखी, अभी रिसेंटली आपकी फिल्म देखी मैंने, अबाउट एना, जो बहुत पसंद आई, बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। ख़ास तौर पे उसकी जो लाइटिंग थी और वो जो उसके शॉट्स थे, जो ख़ास तौर पे वो जो घर के शॉट्स थे, आई एम श्योर कि अब पब्लिक ने अभी नहीं देखी होगी, अब वो इंशाल्लाह जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा। तो एक तो होता है फिल्म बनाना, देखने में कौन सी पसंद है? यार मुझे अगेन पर्सनली बहुत सारी फ़िल्म पसंद है। मुझे किस तरह की फ़िल्म पसंद है, मुझे कहानी ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब उसमें कहानी होनी चाहिए डेफ़िनेटली, और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए। और वो कमर्शियल फ़िल्म मुझे इतनी समझ में नहीं आती। लाइक मोस्टली मुझे ईरानियन फ़िल्म बहुत पसंद है। ईरानियन फ़िल्म जो हैं वो बड़ी अच्छी कैरेक्टर ड्रिवन होती हैं और प्लॉट ड्रिवन होती हैं। और उसके अंदर और जिस तरह से किस तरह से शूट होनी चाहिए, मतलब अगर बात करें तो मुझे लंबे-लंबे शॉट्स होने चाहिए, विदाउट एनी कट, कैरेक्टर के साथ बंदा रहे, 2-3 मिनट के लंबे-लंबे शॉट, वो मुझे। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ आपको, काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी बनती हैं जो बाकायदा चैलेंज देके बनवाई जाती हैं कि वन शॉट मूवी हाँ, है? हाँ। अभी एक मैं फ़िल्म देख रहा था, टर्किश फ़िल्म है, उसका मैं नाम भूल गया एक्चुअली, याद है कि बताऊँगा। उस टर्किश फ़िल्म के अंदर वो पूरी फ़िल्म के जितने भी सीन्स हैं, वो हर सीन वन शॉट है। और वो बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म है। मतलब उसमें ऐसे शॉट भी हैं जहाँ कैमरा सिर्फ स्टैटिक है और पूरा सीन उसमें हो जाता है। और किस में मूवमेंट है, किस में स्टैटिक है, मूवमेंट है, बट लेकिन वो सारी की सारी फ़िल्म हर सीन एक शॉट है। और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म अभी है। रिसेंटली एक मैंने इंग्लिश मूवी देखी थी, उसका नाम ही वन शॉट था। हाँ। तो अच्छा, मैंने लगाई इस चक्कर में कि यार चलो देखते हैं, कुछ होगा कुछ नया। बट जब वो देखा तो वो जहाज़ का सबसे पहला मतलब सीन था। लोग जहाज़ के अंदर बैठे हुए, वो आर्मी का जो जहाज़ होता है, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स बैठे हुए थे और वो नीचे उतरते हैं, वहीं से कंटिन्यूशन जाती है। शॉट चल रहा है, कमरे के अंदर का इंटेरोगेशन सीन है, वहाँ से लोगों को मार रहे हैं, फिर फायरिंग हो रही है,
लोग भाग रहे हैं, गाड़ी से निकल के कूद रहे हैं, कंप्लीटली वो एक ही शॉट चल रहा है, ना कहीं रुका ना कुछ हुआ। अब उसने किस तरह क्या टेक्निक यूज़ की, मतलब बहुत मज़ेदार था। एक दफ़ा शुरू में जब मैं नया नया काम सीख रहा था तो मैंने ना एक मूवी देखी थी, उसका नाम था रोड साइड। नॉर्मली एक स्टार्टिंग न्यूबी टाइप के लोगों ने बनाई थी, बट वो उस वक्त मेरे लिए बहुत अमेजिंग थी, क्योंकि वो एक कहानी उन्होंने दिखाई थी कि एक लड़की रोड पे चल रही है और अकेली होती है, कैलिफोर्निया दिखाया थिंक उसके अंदर, और एक लड़का आता है बिग ट्रक के अंदर, उसको आके रोकता है, कहता है ठंडक है, आप बैठें, ये वो सब चीज़ें। तो आखिर में कहानी बिल्कुल डिफरेंट निकलती है ना, कि वो लड़की किलर होती है और वो जा रही होती है, तो वो कह रही होती है कि आप चले जाएं, मुझसे पंगा ना लें आप। तो बट वो नहीं मानता, तो वो खैर बताने का मकसद ये था कि वो एक वन शॉट था, कंप्लीटली वन शॉट, मतलब रैक फोकस फलाना फलाना सब कुछ उन्होंने उसमें किया, तो बड़ा मज़ेदार था। अच्छा यार माजिद भाई, मुझे माशाल्लाह से आप बना रहे हैं काफ़ी अर्से से फिल्म, और मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। आपने एक अवार्ड जीता था अबू धाबी में, तो यार वो क्या था प्रोसेस और किस तरह किसके लिए काम किया था आपने? वो यार वो अवार्ड था 24 सेकंड अबू धाबी। तो उसमें कंपटीशन ये था कि आपको 24 सेकंड्स के अंदर जितने भी अबू धाबी के आपको लगता है कि अच्छी जगह या शूट करना था अबू धाबी के अंदर। तो उस वक्त जो है मैं फुल टाइम जॉब करता था अगेन कैलियम के अंदर, तो वो मैं सिर्फ वीकेंड पे जाके वो शूट कर सकता था। तो मेरे पास अगेन एक कैमरा था, कैनन का ही था, आई थिंक 5D था, 5D Mark IV था शायद। तो मैं जो है वो हर वीकेंड में जाके उससे जहाँ भी मैं, क्योंकि अबू धाबी पहले नहीं गया था इतना ज़्यादा, इतना नहीं पता था अबू धाबी का, तो मैंने सिर्फ गूगल पे जाके सब देखा कि कहाँ कहाँ सबसे अच्छी लोकेशंस कौन कौन सी हैं, और फिर जाके वहाँ पे मैंने जाके वहाँ पे शूट करना शुरू किया, जिसमें अबू धाबी मॉस्क थी, फिर वो उसका फ़िश मार्केट थी, एक रेस्टोरेंट था। तो मैंने सोचा कि इसको, वो एक थी ट्रेंडी वीडियो, मतलब वो ऐसी वीडियो थी जो उसमें बड़े कट्स थे, क्योंकि वो 24 सेकंड्स था, तो दैट मीन्स कि 24 सेकंड के अंदर आपको दिखाना है अबू धाबी, तो डेफिनेटली आप कट लगाओगे बीच में। तो उसमें मैंने ट्रांजिशंस ट्राई की थी, और बड़ी ट्रांजिशंस के अंदर बड़ी अच्छी वीडियो थी वो। उसमें एक जगह से सेकंड जगह पे ट्रांजिशन होती है, उसमें हाइपर लैप्स था, साउंड का बड़ा अच्छा साउंड डिज़ाइन भी थोड़ा सा किया था उसको। तो वो 24 सेकंड्स हुआ था, और मेरा 3rd प्राइज़ में आया था, और बड़े अच्छे पैसे मिले थे उसमें। और मेरे पे उस वक्त एक्चुअली बैंक का लोन भी था, मेरे क्रेडिट कार्ड था, तो मैंने एग्जैक्टली वो अमाउंट लेके पूरा बैंक का लोन क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं बोला था यार एक कार्ड क्लोज हो गया। अच्छा यार माजिद भाई, बात ये असल में कि आप बड़ी मुश्किल से हाथ में आए, आज बड़ी मुश्किल से आज आपने टाइम दिया है, और हमने सोचा कि कुछ सवाल आपसे ऐसे करते हैं जो दूसरे लोग भी आपसे देख के एक कुछ सीखें, और आपका थॉट प्रोसेस और आपकी चीज़ें देख के पता चले कि यार आप किस तरह से उसको अपने प्रोसेस को लेके चलते हैं और क्यों करते हैं। तो कुछ रैपिड फायर सिस्टम मैंने रखे हैं और आपसे सवाल करते हैं। तो प्रीमियर और रिजॉल्व, एंड वाई? रिजॉल्व, क्योंकि ईजी टू यूज़ और एक ही एप्लीकेशन में सारे ऑप्शंस हैं, और उसका लुक एंड फील और जो उसका ग्राफिक्स है बड़ा अच्छा है। फिल्म और डिजिटल क्या प्रेफर करते हैं? फिल्म पे मैंने कभी शूट किया ही नहीं, तो मतलब हम लोग आए ही डिजिटल के ज़माने में। सही बात है। नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट? डिपेंड करता है यार, वैसे नेचुरल लाइट, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह का शूट है। वैसे नेचुरल लाइट को यूज़ करते हुए, मतलब नेचुरल लाइट को एज अ सोर्स यूज़ करते हुए थोड़ा सा क्रिएट कर सकते हैं आप। नहीं, बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक नेचुरल लाइट को यूज़ करते हुए आप अगर लाइक फॉर एग्जांपल पॉली से, मिरर से, इससे आप थोड़ा सा खेल सकते हैं। वाइड शॉट और क्लोजअप शॉट फेवरेट क्या है? क्लोजअप ऑलवेज क्लोजअप। वाइड अपर्चर और नैरो अपर्चर? अगेन डिपेंड। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे जिनको शौक होता है जो भी सबसे लोवेस्ट अपर्चर होगा 1.2 है तो 1.2, 1.8 है तो 1, हर चीज़ में बस ब्लर चाहिए। नहीं, मैं इतना नहीं, मतलब डिपेंड करता है। वैसे वाइड अपर्चर। ओके। स्टेडी कैम और ट्राइपॉड? अगेन डिपेंड करता है। वैसे पहले बहुत सारा मैं गिम्बल पे शूट करता था बहुत, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने ट्राइपॉड पे शूट करना शुरू किया और बहुत मज़ा आता है। मतलब बहुत अच्छे शॉट्स निकलते हैं ट्राइपॉड पे। तो जैसे अभी ये शॉर्ट फिल्म शूट की है सारी ट्राइपॉड पे। मतलब मैंने भी जैसे शॉर्ट फिल्म के अंदर भी प्रोसेस में हमने एक्सप्लोर किया, इसमें मीनिंग भी अगेन मुझे लगता है कि अगेन शॉट की जो आपकी वो है मूवमेंट है, कैमरा की मूवमेंट, उसकी मीनिंग होनी चाहिए। तो जो हमने शॉर्ट फिल्म शूट की है उसमें शुरू में वो सारा का सारा ट्राइपॉड पे लॉक्ड अप शॉट्स हैं,
कोई कैमरा की मूवमेंट नहीं है क्योंकि वो कैरेक्टर की या स्टोरी की ऐसी रिक्वायरमेंट है. देन द फर्स्ट टाइम कैमरा मूव्स, कैरेक्टर भी मूव करता है तो उसकी अलग ही फील हो जाती है. तो हमने शुरू के लेट से 70-80% सारा ट्राईपॉड है, उसके बाद लास्ट का पार्ट सिर्फ वो गिम्बल है. तो मोस्टली आई थिंक मुझे जहाँ तक थोड़ी सी नॉलेज है वो ज़्यादातर फिल्म्स वगैरह में भी ज़्यादातर स्टैटिक ही यूज़ होता है. अदरवाइज जो उनका कहना है वो कहते हैं कि कैमरा मूव जब करो जब उसकी रिक्वायरमेंट है. एग्जैक्टली. अदरवाइज हाँ, बिला वजह में आप कैमरा मूव ना करें, बिल्कुल ऐसे क्योंकि नहीं आई होता है. थिंक बहुत ज़्यादा मूवमेंट इवेंट वीडियोग्राफर्स की होती है, जो एक आपको एक हैपनिंग चीज़ दिखानी होती है. फिल्म्स वगैरह में वो नहीं होता. एग्जैक्टली. और आई थिंक दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कैमरा की जो मूवमेंट है उसके अंदर कोई मोटिवेशन होनी चाहिए. यानी कि कैमरा आपका क्यों मूव कर रहा है, उसकी क्या मोटिवेशन है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है नहीं है, बिला वजह क्योंकि आपके पास गिम्बल है तो आप मूव करें. बिल्कुल सही बात है. वो नहीं है. डे शूट और नाइट शूट? डे शूट. डे शूट मतलब वाई, वजह बता. डे शूट क्योंकि आई थिंक डे शूट में अगेन नेचुरल लाइट, और नेचुरल लाइट में आप क्रिएट कर सकते हो. मतलब अगेन नेचुरल लाइट ये नहीं कि आप विदाउट एनी लाइट्स यूज़ करो. नेचुरल लाइट को यूज़ करते हुए आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. मिरर के साथ मैंने भी रिसेंटली बहुत एक्सप्लोर किया. मिरर के साथ बहुत अच्छे से आप बहुत कुछ कर सकते हो. बहुत कुछ कर सकते हैं. हाँ, तो वो कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों में से ज़्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग आप किस में कर सकते हैं? ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा मज़ा आता है. मैं जैसे भी शॉर्ट फिल्म लास्ट पे थी, मैं उसको भी ब्लैक एंड वाइट करने वाला था. क्योंकि ब्लैक एंड वाइट के अंदर आपकी कंप्लीट अटेंशन जो है वो या तो स्टोरी पे होती है या फिर कैरेक्टर्स पे होती है. कलर्स में डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, यानी कि आप पिलो भी देख रहे होगे तो आप क्या कलर है कपड़ों का सब देख रहे होगे. ब्लैक एंड वाइट पे आपकी सारी की सारी अटेंशन जो है वो कैरेक्टर पे होती है. तो मैंने ब्लैक एंड वाइट की भी थी ये लास्ट शॉर्ट फिल्म, लेकिन फिर हमने कलर में. बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर किसी कलर का ना एक मतलब है. बिल्कुल मतलब है. तो जब आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि आपको वो सारे मीनिंग जो हम रखना चाहते थे वो ज़ीरो हो गए? आई थिंक मुझे लगता है कलर के अंदर बहुत सारे मीनिंग है. यानी कि अगर आप एक फ्रेम के अंदर बहुत कुछ दिखाना चाह रहे हैं तो आपको कलर रखते हैं. अगर आप एक फ्रेम में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस दिखाना चाह रहे हैं तो फिर ब्लैक एंड वाइट आई थिंक इज़ बेस्ट. क्योंकि आपको ब्लैक एंड वाइट में सिर्फ आपको एक बंदे की मूवमेंट या बंदे क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, उस पर तवज्जो होती है आपकी सारी. इंडी फिल्म और बिग बजट मूवीज? इंडी फिल्म. इंडी फिल्म्स क्योंकि बिग बजट कभी की नहीं है इसलिए. स्टोरी बोर्ड और या इम्प्रोवाइजेशन? स्टोरी बोर्ड से मतलब स्टोरी बोर्ड ड्रॉ करने का नहीं. स्टोरी बोर्ड के भी फॉर्म्स हैं, आप या तो आप ड्रॉ करो या उसको आप लिख लो. तो आई थिंक मतलब मुझे ड्रॉ करना तो नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको लिखता हूँ लाजमी हूँ. यानी कि किसी भी शूट से पहले लाजमी शॉर्ट लिस्ट और क्या शॉट्स हैं पूरा पता होना चाहिए. लेकिन ग्राउंड पे जाके डेफिनेटली इम्प्रोवाइज होता है. बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाजमी होता है. क्योंकि आप स्टोरी बोर्ड चाहे आप लोकेशन पे जाके भी कर लो, मतलब शॉर्ट लिस्ट सारी आप लोकेशन देख के करते हो, लेकिन उसके बाद भी जो ऑन द शूट जो एनर्जी होती है या क्या अच्छा लग रहा है वो अलग होता है. तो आई थिंक डेफिनेटली आपके पास एक प्लान होना चाहिए. आप विदाउट प्लान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. आपके पास शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, क्या शॉट्स हैं, क्या फ्रेम साइज़ है. इनफैक्ट मैंने भी आजकल के काफ़ी टाइम से मैं ये तक भी लिखता हूँ कि मेरे वाइड शॉट हैं, क्लोजअप है, और कितने वाइड हैं, कितने क्लोज हैं, सारा कुछ करके. लेकिन ऑन द ग्राउंड जाके फिर आप उसको थोड़ा बहुत लाजमी चेंज होता है. डेफिनेटली इम्प्रोवाइज करो, मे बी हाफ. अगेन वही सवाल पूछूंगा आपसे मैं, लॉन्ग कट्स या क्विक कट्स, जो आपने भी बताया. लॉन्ग शॉट, लंबे शॉट्स. फिल्म फेस्टिवल या स्ट्रीमिंग रिलीजेस? OTT प्लेटफॉर्म्स? फिल्म फेस्टिवल्स. क्लासिक टेक्निक्स और मॉडर्न इनोवेशंस? अगेन डिपेंड करता है. क्लासिक टेक्निक भी बहुत ज़बरदस्त है. जैसे मैंने बताया मैंने वो टर्किश फिल्म देखी है अभी, उसमें सिंपल मोस्टली शॉट ट्राईपॉड पे हैं, कुछ शॉट मूवमेंट है और कोई ऐसी ट्रांजिशंस, कोई टेक्निक्स, कोई कट्स ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल फिल्म है. सिंगल कैमरा और मल्टी कैमरा? सिंगल कैमरा. बट ऐसा नहीं समझते कि आप आपका किसके टाइम बहुत बचाता है शॉर्ट फिल्म के अंदर? किसी भी चीज़ में नहीं. अगर आप कमर्शियल कॉर्पोरेट शूट करें तो ऑफ कोर्स मल्टी कैमरा, डेफिनेटली मल्टी कैमरा. इसके कॉर्पोरेट इंटरव्यू कर रहे हैं या कोई तो मल्टी कैमरा. लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, कोई सीन शूट कर रहे हैं, उसमें सिंगल कैमरा फॉर अ रीज़न. क्योंकि एक तो ये कि टेक्निकली स्पीकिंग आप 2 फ्रेम्स की एक साथ अच्छी लाइटिंग लगता है मुश्किल नहीं कर सकते. मतलब आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होगे आप. कहीं ना कहीं कोई लाइट नज़र आ रही होगी फ्रेम में, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके एंगल चेंज कर रहे होगे या फिर कोई लाइट का मूव कर रहे होगे. और फिर आपको 2 DOP हायर करने होंगे 2 कैमरा के लिए. इन दोनों DOPs का
मेंटल लेवल मिलना कि उनको पता हो कि हाँ यार कब मूव करना है, और अगर वो ट्राईपॉड पे नहीं है और मूवमेंट है तो इन दोनों को पता होना चाहिए कि क्या फील है फिल्म की, वरना वो लगेगा कि दो लोगों ने शूट किया दो अलग-अलग। लोगों ने शूट किया है, मतलब दो लोगों में एक हाँ ऐसा जो होता है वो। एग्जैक्टली, तो आई थिंक वो एक बंदा ज़्यादा बेहतर है। साइलेंट फिल्म पसंद करते हैं या टॉकी वाली, मतलब जिसमें बातें ज़्यादा हो? साइलेंट मतलब बिल्कुल साइलेंट? हाँ, जैसे चार्ली चैपलिन की होती थी, नहीं नहीं, बिल्कुल डायलॉग वाली होनी चाहिए यार। डायलॉग वाली होनी चाहिए। सोलो वर्क और कोलैबोरेटिव वर्क? टीम वर्क, टीम वर्क। 100% टीम Okay. वर्क। सोलो वर्क बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है, सब नहीं जगह हो बंद होता सकता। है फिर वो। सोलो वर्क एक्चुअली होगा वो ये कि एक हर जगह आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे, हाँ। जिसका काम उसको करना चाहिए। अच्छा, और एक आखिरी सवाल, मेरी तरह मैं तो एक अलग टाइप का इंसान हूँ, अजीब ही बातें कर देता हूँ कभी कभी। प्री प्रोडक्शन पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं या पोस्ट प्रोडक्शन पे? प्री प्रोडक्शन पे। प्री प्रोडक्शन पे। प्री प्रोडक्शन पे अगर आपके पास 10 दिन है टोटल शूट के, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 7 दिन आपके ना प्री प्रोडक्शन पे होने चाहिए। मतलब बड़ा चंक होना चाहिए, क्योंकि जितना आप तैयारी प्री प्रोडक्शन में करेंगे उतना आसान आपका प्रोडक्शन होगा, उतना ही आपका पोस्ट होगा। पोस्ट पे तो आई थिंक आपको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए लॉजिकली आपका सारा। लेकिन प्री प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। प्री प्रोडक्शन में आप जितनी मेहनत करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है ना, मतलब आपके पास टाइम है शूट पे जाके, तो फिर आपके पास हर चीज़ टाइम भी चल रहा होता है, क्लॉक इज रनिंग, मतलब प्री प्रोडक्शन में आपके पास टाइम है। अब आराम से बैठो, जितना टाइम लगाना है, जितना दिमाग लगाना है, जितना ड्रॉ करना है, जो भी शॉट लिखना है, लोकेशन देखनी है, जितना सारा काम करना है वो सब करो। प्री प्रोडक्शन के बाद आई थिंक प्रोडक्शन में ईजी हो जाता है। अच्छा यार, एक स्ट्रांग है। सवाल है, जैसे माशाल्लाह आप यार आज से तकरीबन 10-12 साल पहले यूएई में आए, ठीक है? आपने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सेटअप किया, फैमिली आपकी सेटल हुई, माशाल्लाह आपका एक कारोबार है। बहुत सारे लोग ना यार यहाँ से अब मतलब दुबई को ये कहते हैं कि ये स्टेप इन कंट्री है, मतलब आए और निकल गए। कभी सोचा कि बाहर चले जाएं या बाहर जाके सेटल हों? क्योंकि यही काम हमारा जो है, मतलब मेरे काफ़ी सारे फेलो दोस्त बाहर रहते हैं और वो ये कहते हैं कि यार ये काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो दुबई फिर भी सस्ता होता है, चाहे आप मे भी लंदन देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, कनाडा देख लें। तो कभी सोचा बाहर सेटल होने का? यार मैंने मतलब मैंने कभी इतना ज़्यादा नहीं सोचा इस बारे में। उसकी वजह ये कि आई थिंक जितना टाइम दुबई में लगाया मैंने, और आई थिंक जितना करने के बाद अब जो भी छोटा मोटा सेटअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब आई डोंट थिंक कि मैं अब जाके दोबारा से वो स्ट्रगल शुरू करूँगा किसी और कंट्री में। लेट्स से जो भी कंट्रीज़ हैं, दोबारा से स्ट्रगल करना और परमानेंटली मूव हो जाना, मेरे जहन में ऐसा बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। क्योंकि इतने सारे काम करने के बाद, इतनी आपने रेपुटेशन बनाने के बाद आप छोड़ के चले जाओ, स्क्रैच से शुरू करो, आई डोंट थिंक वो एक अच्छा ऑप्शन है। बट जैसे लास्ट ईयर मैं प्राग गया था, जब फिल्म कोर्स के लिए शॉर्ट कोर्स था, तो मुझे लगा कि यार बहुत ही ज़बरदस्त जगह है वो। तो वहाँ पे शूट्स कर सकते हैं आप, बड़ी बहुत क्रिएटिव जगह है। जैसे मैंने बोला कि दुबई के अंदर एक्टर्स नहीं है, प्राग के अंदर या यूरोप के अंदर पूरे में आई थिंक एक्टर्स ही एक्टर्स हैं। मतलब अच्छा, हर वहाँ जगह क्या माहौल है, मतलब परमिशन वगैरह बहुत, है वहाँ पे? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, परमिशन का कोई इशू नहीं है। हम लोग जो है वो, मैंने मतलब रेलवे स्टेशन पे शूट किया है, 4 लोग, 2 कैमरा के साथ, 3-4 लाइट्स के साथ, 5-6 बंदे क्रू में, साउंड का बंदा, कोई इशू नहीं है। पुलिस जैसे साथ हम घूम लोग रही यहाँ है। दुबई में नहीं डरते नहीं हैं, वहाँ कोई नहीं, नहीं है? ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मतलब वहाँ पे इजी है। मैंने वहाँ पे कैफ़े में शूट किया था। हम्म, कैफ़े के बाहर हमने HMIs लगाई थी बड़ी बड़ी, और वाओ। वो कैफ़े के बाहर फुटपाथ पे थी, और लोग भी देख रहे हैं, कोई कंप्लेन भी नहीं है किसी को, और ओपन माइंडेड लोग हैं। मतलब बड़ा इजी टू शूट है, तो कोई परमिशन के ऐसे इश्यूज नहीं है। तो मुझे ये अभी मेरी ये फीलिंग है कि हाँ, मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, और मैं कर भी रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे मेरी एक दोस्त है जो मुझे वहाँ पे साथ थी, तो शी इज़ वेरी गुड। तो वो, हम लोग एक काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट पे, मतलब वो लिख रही है, हम मिल के लिख रहे हैं काइंड ऑफ। तो वो इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट आपने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट मूवी की जिसका आपने बताया पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। आई थिंक सरमद के साथ आपने की थी। मतलब सरमद के साथ नहीं की, सरमद की काइंड ऑफ सुपरविजन में। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा सरमद? क्योंकि देखें पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़े नाम हैं जिनमें सरमद हैं, जामी हैं, और ये वो लोग हैं जैसे अभी बिलाल अशारी है जो एक नया टैलेंट है। तो ये बहुत बड़े नाम हैं जिनके साथ लोग काम करने का एक ख्वाहिशमंद होते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे समझते हैं कि हाँ यार वाकई सच है, झूठ है? सीखने का प्रोसेस क्या है वहाँ पे? यार मैंने ना 3 साल पहले, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे, एक हमने कोर्स किया था PNCA, एक पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है जो कि इस्लामाबाद में है। उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स करवाया था फिल्म मेकिंग का।
तो उसके अंदर मैंने भी रजिस्टर किया था और बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स था वो। उसकी फैकल्टी में सरमद थे, फिर साइम सादिक जॉयलैंड डायरेक्टर हैं, वो थे, बाकी बहुत सारे और भी फैकल्टी में लोग थे, और बहुत ही ज़बरदस्त इंटेंसिव कोर्स था। मुझे बहुत बहुत सीखने को मिला उसमें। तो वहीं पे कनेक्शन था सरमद के साथ, बड़ा एक अच्छा कनेक्शन हो गया था। फिर उसके बाद आई थिंक 1 साल के बाद मैंने एक प्रोजेक्ट शूट किया था एज अ DOP, जिसमें सरमद एक्टिंग कर रहे थे और सरमद की बहन होती हैं कमल, वो डायरेक्टर थी उसके अंदर। तो मैंने वो शूट किया था, तो बहुत ही मज़ा आया था। वो एक 15 डेज़ का एक पूरा शूट था और बड़ा टफ स्केड्यूल था, तो वो हमने वो शूट किया, बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद फिर ये जो प्रोजेक्ट किया मैंने, ये मेरी अपनी शॉर्ट फिल्म थी, मतलब मेरी स्टोरी थी, मेरी डायरेक्शन थी। तो इसके अंदर भी काइंड ऑफ सारी वही टीम मैंने ट्राई किया कि हम उसी को टीम अप करें, जो कि सारे एक्सपीरियंस हैं और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही प्रोफेशनल माहौल के अंदर आई थिंक हमने शूट किया। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे ट्राई किया कि मैं सारे काम खुद ना करूं, मतलब मैं एक काम के अलावा 2 काम ना करूं, मतलब मैंने सिर्फ डायरेक्शन की। तो जैसे यहाँ पे हम इंडी स्टाइल शूट कर रहे होते हैं, तो आप 2 काम एक साथ कर रहे होते हो। कभी आप शूट कर रहे हो तो आप एडिट भी कर रहे हो, या आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप साथ में DOP का काम भी कर रहे हो या हेल्प कर रहे हो उसको। तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा किया कि मैं एज अ इंडी फिल्म नहीं किया उसको, एज अ प्रॉपर टीम के साथ काम किया। तो मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आप क्या समझते हैं कि हम अभी चूँकि एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरे और हमेशा बहुत ऐसा प्रोसेस होता है कि आप सीख रहे होते हैं हमेशा से, अभी का जो माजिद अब्बासी है वो क्या समझता है कि यार अभी और कितना प्रोसेस बाकी है, और आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद माजिद अब्बासी खुद को कहाँ देखता है? प्रोसेस मेरा लगता है अभी मेरा तो प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब ये मतलब मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा फेजेस में डिफ़ाइन किया था हमेशा से। जब भी यूफोन में भी था तो मुझे था यार कि पहले यूफोन का एक फ़ेज़ है, फिर मैं अब दुबई आ गया हूँ, तो अब यहाँ पे एक फ़ेज़ है जो लाइक आई सेड के एक साउथ एशिया के जो हम लोग मर्द हैं, उसके कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ लाज़मी होती हैं, तो वो उसको पूरी करनी होती हैं। उसके बाद वो जाके कुछ वो अपने लिए कर सकता है। तो मुझे ये पता था कि यार अगर मैं वो सब काम नॉर्मल स्पीड में करूँगा तो फिर तो मैं 45-50 साल का होने के बाद ही टाइम बचेगा। तो मुझे ये था कि यार अगले 8 साल जो है ना, बस आँखें बंद करके ये सारे काम जो हैं वो ऑटो पे करना है। यानी कि आपने 2-3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है और फिर यंग एज में ही ऐसा करना है कि आपके पास टाइम बचे। तो आई थिंक मैं थोड़ा-सा कर पाया उस पे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी थोड़ी एज है बाकी। और अभी ये है कि अब जो फ़ेज़ है, जो भी लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है, वो सारा वो है जो मैं हमेशा से जिस पे इंटरेस्ट था, स्क्रीन राइटिंग में, फ़िल्म्स के अंदर, स्टोरीज़ के अंदर, शॉर्ट फ़िल्म्स, फ़ीचर फ़िल्म्स। तो अब ये फ़ेज़ स्टार्ट हुआ है, 1 साल हुआ है इंशाल्लाह इसमें। तो अभी 5 साल में मैं कहाँ देखता हूँ, इंशाल्लाह 5 साल में आई डेफ़िनेटली सी अ फ़ीचर फ़िल्म इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान में, यहाँ पे? पाकिस्तान में यार, पाकिस्तान में मतलब ऑफ़ कोर्स। अब अगेन मुझे एक और भी एक्सप्लोर किया मैंने लास्ट 2 साल में कि जो मेरी स्टोरीज़ हैं, वो सारी स्टोरीज़ अगेन वो साउथ एशिया कैरेक्टर माइंड में रखते हुए वही है कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं, अगेन वो इनके अराउंड ही घूमती हैं। मतलब आर्ट रिलेटेड मूवीज, एक्चुअल कहानी रिलेटेड, आई वुड से स्टोरी रिलेटेड, एक्चुअल जो इवेंट्स हैं, मतलब अगेन लाइक आई सेड मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं और हर बंदे की एक अपनी आवाज़ होती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी जो ये वॉइस है या जो आवाज़ है वो ये है कि जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये स्ट्रगलिंग मुल्क होते हैं, यहाँ से जो लोग छोड़ के आते हैं मिडल ईस्ट में, दुबई में, सऊदी में, कुवैत में, कतर में, ओमान में, ये जहाँ पे जाके जो फिर क्या एक्सपीरियंस करते हैं और बैक होम क्या समझा जाता है कि क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो बिल्कुल आई थिंक ये टॉपिक इतना ज़्यादा टच भी नहीं हुआ, मतलब हुआ भी है लेकिन इतना ज़्यादा किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो मेरा ये इंटरेस्ट है। ज़्यादातर लोग यूं ही करते हैं क्योंकि वो कमर्शियल की तरफ चला जाता है। हाँ, तो ये मेरी वाली स्टोरीज बिल्कुल कमर्शियल नहीं है, लाइक ये बिल्कुल ये वही करेगा बंदा जिसको पैशन है। और मैंने चूंकि इससे गो थ्रू किया है, मतलब मैं इन 8-10 सालों में दुबई के अंदर सब लाइफ देखी है। सब लाइफ से मतलब मैंने बेड स्पेस से शुरू करके एक बिल्कुल किस तरह से आप एक बेड स्पेस पे रहते हो, किस तरह स्ट्रगल करते हो, फिर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते करते, तो मुझे वो पूरा एक्सपीरियंस मैंने किया है। साथ में सारे रूममेट्स के एक्सपीरियंसेस और तो आई थिंक उसकी बेस पे तो मेरी भी कहानियाँ होंगी इंशाल्लाह 5 साल में। इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे यार आप नए फिल्म मेकर्स को या नए कंटेंट क्रिएटर्स को या नया जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मतलब आया भले कोई फोटोग्राफी स्टार्ट करे या भले वीडियोग्राफी स्टार्ट करे, मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों की बेसिक्स स्टार्टिंग दोनों की सेम है।
फिर दोनों फील्ड्स बहुत डिफरेंट हो जाती हैं जब रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जहाँ पर चर्च की बातें आती हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे यार, क्योंकि माशाल्लाह मेरी आंखों से एक आप अच्छे माशाल्लाह से सक्सेसफुल आदमी हो, जिसने जो सोचा वो किया और वो कर रहा है। तो कोई ऐसा मैसेज जो नए लोगों के लिए हो? यार प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑन द सेम साइड आपको थोड़ा सा फ्लो के साथ चलना चाहिए जो आपके साथ हो रहा है। मतलब प्लान आपके होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए। मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि आपके पास एक काइंड ऑफ रोड मैप होना चाहिए आपके अपने लिए। आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। लाइक अगेन वही है कि अगर आप कहीं निकलते हो जाने के लिए, आपको पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है, तो आप सही जाते हो। अगर आपको नहीं पता हो मैंने कहाँ जाना है तो कैसे जाओगे? मिसाल के तौर पे मैं भी आपके पास आया हूँ, तो मैंने अगर गूगल मैप पे एड्रेस डाला है और तो मैं उसको रूट को फॉलो करता हुआ आया हूँ, मैं पहुँच गया। बिल्कुल अगर सही है। मैं कोई गलत एग्जिट ले भी लूँगा तो मैं वापस रीड आउट हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी डेस्टिनेशन पता है। बिल्कुल ऐसे तो ही आई है। थिंक वही है कि आपको अपनी डेस्टिनेशन पता होगी अगर, तो आप कहीं ना कहीं से पहुंच जाओगे। अगर आप बस पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, और फिर गो विद द फ्लो करो। और टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। मतलब टाइम ही सब कुछ है। मतलब आपकी जो मतलब बोलते हैं कि आपका कोई एज नहीं होती हर काम करने की, आप कभी भी कर सकते हो। बट आई थिंक कि एज के साथ आपके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम अपना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। सब लोग जो अभी मतलब 15-16 साल के हैं, आई थिंक 15-16 से लेकर 25-24 तक आपके पास वो 10 साल जो होते हैं, जो उस टाइम में आप करते हो, आई थिंक वही आपका नेक्स्ट पूरा लाइफ डिफाइन करता है। अगर उस टाइम पे आप कुछ नहीं करोगे और यही ट्रेंड फॉलो करते रहोगे तो आई थिंक कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप अपना माइंड सेट कर लोगे कि यार मैंने अगले 10 साल में क्या करना है, तो टाइम होता है उसमें, क्योंकि वो टाइम होता है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगेन पाकिस्तान इंडिया वाले जो हजरात हैं उन पे जिम्मेदारियाँ नहीं होती, मतलब मोस्टली नहीं होती। आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम होता है, आप कर सकते हो और ट्राई एरर कर सकते हो। लेकिन जब आप एक एज के बाद या एक टाइम के बाद आपको फिर एक्सपेरिमेंट का टाइम कम रहता है, तो टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। बस आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई आपके शुक्रिया। वाइज एडवाइस का। और मतलब मैं एक अगर किसी को भी बोलूं तो आप उन शख्सियत में से हो जिनको देख के मैंने काम सीखा है। और मैं ये बिल्कुल कहने में कहीं नहीं कतराऊंगा कि यार एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान से उठा, यूफोन से काम किया और शौक की बेस पे सारा काम शुरू किया और अपने पैशन को फॉलो किया, और माशाल्लाह से मतलब वो कहते हैं ना कि यार अगर आपका शौक आपका बिजनेस बन जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बैक एंड दिमाग पे आपके ज़रूर होता है कि आप एक दूसरे को देख के सीखते हैं और हमेशा से सीखते रहते हैं, कहीं छोटी बात कोई बड़ी बात, तो एक दूसरे के साथ सीख के प्रोसेस को बहुत सीखने को मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा से कि मैं लोगों से सीखूं और उसको नए से नए एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्राई करूं। तो बड़ा अच्छा लगा यार भाई। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद हम ना कर सकें टाइम की वजह से। और मैं अपनी ऑडियंस से ज़रूर कहूँगा कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करें और पूछें कि हम कौन से ऐसे टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं जो मज़ीद हम उसको और वाज़े करें और क्लियर करें। तो यार इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलें, अस्सलाम वालेकुम भाई।